हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशन। हमारे पास इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चंस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर इकोनॉमी का मीनिंग समझते हैं कि इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई भी देश हो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। उनकी काफी यहाँ पर जरूरतें होती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बेसिक नीड्स हो गए, है ना। तो कोई भी पर्सन हो उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसको पूरा करना उसके लिए जरूरी होता है। उनके बिना गुजारा नहीं चल पाता, ठीक है। अब इन नीड्स को पूरा करने के लिए इनको पैसों की जरूरत होती है, यानी कि इनकम की जरूरत होती है। क्लियर है, क्योंकि इसी इनकम से जो है वो इन बेसिक नीड्स को पूरा कर पाते हैं। तो जो इकोनॉमी है वो एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर पाते हैं, ठीक है, जिससे वो यहाँ पर इनकम कमाते हैं और उस इनकम से अपनी नीड्स को यहाँ पर जो है फुलफिल कर पाते हैं। तो इकोनॉमी बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है जो कि लोगों को काम प्रोवाइड करती है ताकि वो उसको करके इनकम कमाए और अपनी नीड्स को जो है फुलफिल कर पाए। अब इकोनॉमी में बेसिकली हम क्या करते हैं, इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज हमारी होती है किस तरह की होती है। पहले देखो, प्रोडक्शन होता है, हम गुड्स ऑफ सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है, और फाइनली उन गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पर कंजम्पशन की जाती है, उसको कंज्यूम किया जाता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि हम इकोनॉमी में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम ये भी जान लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बेसिकली है क्या। तो आज के टाइम में जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक डेवलपिंग कंट्री क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो कि धीरे धीरे जो है डेवलप हो रही है। क्लियर है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इकोनॉमीज लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हायर इनकम ऑन द बेसिस ऑफ। जैसे कि जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, आप लोगों को पता है वर्ल्ड बैंक जो है वो यहाँ पर जितनी भी हमारी कंट्रीज है उसको इकोनॉमीज को जो है क्लासीफाई करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो किस बेसिस पे इकोनॉमीज को जो है क्लासीफाई करता है, किसको यहाँ पर लो इनकम में रखता है और किसको लोअर मिडिल इनकम में रखता है। क्या वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, या फिर पर कैपिटा इनकम है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आंसर को जानने से पहले हम एक एक करके इन टर्म्स को समझ लेते हैं कि ये टर्म्स बेसिकली है क्या। तो पहला देखो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में GDP भी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जनरली क्या होता है, देखो किसी भी कंट्री में के जियोग्राफिकल एरिया में जो टोटल गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो इंडियन कंपनीज प्रोड्यूस करे या फिर बाहर से कोई कंपनी आके इंडिया में प्रोडक्शन करती है, तो वो हमारी GDP में इंक्लूड होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको आप नेशनल इनकम भी कह सकते हो, यानी कि किसी कंट्री की जो इनकम है, ठीक है, उसे हम यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है कहते हैं। इसमें हम देखो बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो जो हमारे पर्सन होते हैं, जो हमारे सिटीजन होते हैं, वो इंडिया से बाहर जाके कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो पैसा कमाते हैं वो बेसिकली हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ही पैसा होता है, क्योंकि वो पैसा अपने फैमिली को इंडिया में भेजते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है, जो भी हमारे बाहर वाले पर्सन है जो बाहर के देश में जाके कमा रहे हैं उसका पैसा हम इंक्लूड कर देते हैं, और साथ के साथ जो हमारे इंडिया में जो कंपनीज है, जो बाहर की कंपनीज है जो इंडिया में काम कर रही है, ठीक है, वो उनको जो इनकम आती है, वो जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसको हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जनरली देखो एवरेजली किसी भी कंट्री में पर पर्सन कितनी इनकम है, मतलब हमारी जो 100 यहाँ पर जितनी भी आबादी है, जितने भी लोग हैं, उनमें से पर पर्सन की यहाँ पर इनकम कितनी है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था कि इन तीनों में से किस बेसिस पे वर्ल्ड बैंक जो है इकोनॉमीज को क्लासिफाई करता है। तो आंसर देखो हमारा यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी। क्या है हमारा यहाँ पर, ऑप्शन सी, पर कैपिटा इनकम। जो वर्ल्ड बैंक है वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इकोनॉमीज को जो है यहाँ पर क्लासिफाई करता है। क्लियर है।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इंडियन इकोनॉमी फॉल्स अंडर द कैटेगरी। ठीक है, हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो क्लासिफाई करता है, तो आपको बताना है कि इंडियन इकोनॉमी किस कैटेगरी में आती है। क्या वो लो इनकम में आती है, क्या वो लोअर मिडिल इनकम में आती है, या फिर अपर मिडिल इनकम में आती है, या फिर हायर इनकम में आती है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग को पता है कि जो इंडिया है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी लो है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी इंडियन इकोनॉमी आती है वो किस कैटेगरी में आती है, लोअर मिडिल इनकम। किसमें आती है हमारे यहाँ पर, लोअर मिडिल इनकम। तो इनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनता ही है जब भी इंडियन इकोनॉमी की बात की जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है कौन सा आता है हमारा, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, मैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बोल रहा हूँ, जीडीपी के हिसाब से नहीं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो हमारी इकोनॉमी आती है वो लोअर मिडिल इनकम में आती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसका कौन सा इसमें से फीचर नहीं है। पहला देखो क्या है, लो पर कैपिटा रियल इनकम। ठीक है, तो ये हमारा फीचर है, जो हमारी लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी यहाँ पर लो है। नेक्स्ट देखो क्या है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी में उसमें जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फीचर होता है यहाँ पर किसका, इंडियन इकोनॉमी का। किसका, इंडियन इकोनॉमी का। नेक्स्ट देखो क्या है, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया में काफी ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयड लोग हैं, लोगों को यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, तो ये भी हमारा इंडियन इकोनॉमी का एक फीचर होता है। नेक्स्ट देखो क्या, एक्सेसिव रिलायंस ऑन सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है वो ज्यादातर डिपेंड करती है किसके ऊपर, सेकेंडरी सेक्टर पे। तो ये जो फीचर है वो हमारा गलत है। क्या है हमारा यहाँ पर, गलत है। ये इंडियन इकोनॉमी का फीचर नहीं है, क्योंकि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो प्राइमरली, ठीक है, अगर मैं बात करूं किस पे डिपेंड करती है, प्राइमरी सेक्टर पे। किस पे, प्राइमरी सेक्टर में। क्योंकि आज भी जो ज्यादातर हमारे जो लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो अपना जो अपनी इनकम कमाते हैं वो कहाँ से कमाते हैं, प्राइमरी सेक्टर से, खास करके एग्रीकल्चर से। क्लियर है। चाहे आज के टाइम में अगर आप कंपैरिजन करो तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है, पर फिर भी आज के टाइम में ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो किससे मिलती है, हमारे प्राइमरी सेक्टर में। लोग ज्यादा डिपेंडेंट किस पे है, प्राइमरी सेक्टर पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का फीचर नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड टू टेक द एक्सेसिव लैंड टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी हमारे सिस्टम था जो कि ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं उनसे ज्यादा लैंड टैक्स, ठीक है, जमीन कर यहाँ पर जो है ले सके। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कौन सी ऐसा सिस्टम था। ऑप्शन देखो, जिम्मेदारी, महलवारी, ठीक है, रेयोतवारी सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है हमारे किसान भाइयों से लेते थे, उनके ऊपर तरह तरह के जो है टैक्स लगाते थे, जिससे हमारे जो, जब हम बात करें जब हम आजाद नहीं हुए थे तो तब हमारे किसानों की जो हालत थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर खराब थी, क्योंकि एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, है ना, दूसरा क्या है उसके ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों जो हमारे सिस्टम थे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब एक एक करके हम इनको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, बेसिकली देखो इसमें एक पर्सन होता था, ठीक है, जिसके पास यहाँ पर जमीन होती थी, वो क्या करता था, उस जमीन को किसानों को जो है काम करने के लिए दे देता था और उससे जो है वो यहाँ पर इनकम जो है कलेक्ट करता था। बहुत ज्यादा यहाँ पर इनकम कलेक्ट करता था, किसानों के पास ज्यादा अनाज बच नहीं जाता था, ज्यादातर पैसा जो है यही जिम्मेदार लोग ही ले जाते थे जिनकी ऑनरशिप होती थी जमीन पे। नेक्स्ट देखो क्या है, महलवारी। ठीक है, महलवारी में बेसिकली देखो जिम्मेदारी और महलवारी में इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जिम्मेदारी में जो ऑनरशिप होती है वो जिम्मेदार के पास होती है, ठीक है, जो कि खुद खेती नहीं करता, वो किराए पे किसी किसान भाई को दे देता है। ठीक है, महलवारी में क्या होता है कि जो ऑनरशिप होती है वो किसान की होती है, जो एग्रीकल्चर जो खेती कर रहा है उसी की ऑनरशिप यहाँ पर होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली जो हमारी ब्रिटिशर्स थी जो कि टैक्स कलेक्ट करती, वो डायरेक्टली किसान से जो है टैक्स कलेक्ट कर लेती थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे रयोतवारी सिस्टम। ठीक है, महलवारी में देखो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर क्या था कि महलवारी में क्या होता था कि पूरे विलेज को एक साथ ही टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, महलवारी में, और जो हमारे जो किसान भाई है वो क्या करते थे, हर कोई अपना यहाँ पर शेयर जो है यहाँ पर गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करता था। नेक्स्ट देखो क्या है, रयोतवारी सिस्टम। इसमें भी बिल्कुल सेम ही काम था, जैसा ऑनरशिप किसके पास होती थी, हमारे जो किसान होते थे उसके पास होती थी, और जो हमारी ब्रिटिशर्स थी वो डायरेक्टली जो है टैक्स कलेक्ट करती थी, किससे, हमारे किसान से। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, महलवारी में डायरेक्टली नहीं करती, इसमें क्या करती है ब्रिटिशर्स सीधा एक पूरे गांव पे ही टैक्स लगा देती है और किसान, हर किसान का जो शेयर बनता है वो यहाँ पर दे देता है। तो इस तीन सिस्टम्स की हेल्प से ब्रिटिशर्स जो है ज्यादा से ज्यादा टैक्स यहाँ पर कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें से कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट देखो, इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी
was 23% in 16 AD। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तब जो इंडिया का टोटल ग्लोबल इनकम होता था, पूरे वर्ल्ड की जो इनकम होता था उसमें इंडिया का जो है 23% कॉन्ट्रीब्यूशन होता था। टोटल 100 में से 23% इंडिया की इनकम होती थी। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखो, इंडिया अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन 1680। ठीक है, जो ग्लोबल ट्रेड होता था, ठीक है, टोटल जो ग्लोबल पे हम बिजनेस करते थे उसमें से 33% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता था वो इंडिया का होता था। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिशर लेफ्ट इन 1947 और इट हैड श्रंक टू ओनली 3%। ठीक है, जैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को छोड़ के गए तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे 23 और 33% थी वो यहाँ पर कितनी रहेगी 3%। कितनी रह गई 3%। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पर क्या है ट्रू है। तो इससे आपको क्या अंदाजा लगता है कि जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने हमारी जो इंडियन इकोनॉमी तो उसको काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की जो है बुरी हालत हो गई थी। क्लियर है, तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है वो हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ग्रोथ रेट वाज स्लो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1978। प्रोफेसर राज कृष्णा coined the phrase that to describe the slow growth rate of the Indian economy। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे ही हमारा इंडिया आजाद हुआ था तो उसके 30 सालों तक 3 डिकेड्स तक जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो काफी ज्यादा कम थी। ठीक है, काफी ज्यादा कम थी। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रोफेसर राज कृष्णा ने 1978 में एक टर्म यूज की थी, एक फ्रेज यूज की थी। तो आपने बताना है कि वो कौन सी है, क्या वो इंडियन रेट ऑफ ग्रोथ है या हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, कांग्रेस रेट ऑफ ग्रोथ है या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब देखो जनरली जो 30 सालों तक 3 डिकेड्स तक जो ग्रोथ रेट हुई थी, अगर हम उसका एवरेज निकालें, ठीक है, कभी 3.5 3.7 ऐसे कुछ था, तो एवरेज अगर निकालें तो हमारा किसके अराउंड होता था 4% के हिसाब से। मतलब कि आजादी के 30 सालों तक जो हमारी इकोनॉमी है बहुत ज्यादा स्लो ग्रोथ, जो कि हमारी 4% थी एवरेजली, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ग्रोथ की थी। तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, इस रेट को जो 4% है ना, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रोफेसर राज कृष्णा उन्होंने हिंदू रेट ग्रोथ का यहाँ पर फ्रेज यूज किया था। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डैश 5 ईयर प्लान कुड ब्रेक द कर्स ऑफ द हिंदू रेट ग्रोथ। ठीक है, जो हमारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था इसको किसने तोड़ा था, यानी कि किस 5 ईयर प्लान में जाकर जो हमारी इकोनॉमी थी वो 4% के हिसाब से ज्यादा रेट से यहाँ पर ग्रोथ करने लगी थी। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। किस 5 ईयर प्लान में जाकर जो हमारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है वो यहाँ पर टूट गया था, हम ज्यादा रेट से यहाँ पर ग्रोथ करने लग गए थे। तो आंसर देखो हमारा क्या है, ऑप्शन डी। क्या है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 6th 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा 1980 से लेकर 85 तक चला था। इसमें फाइनली जाकर हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 5.7% के अराउंड जो है यहाँ पर पहुंच गई थी। क्लियर है, तो 6th 5 ईयर प्लान में जाकर हिंदू रेट का जो हमारा कर्ज था वो यहाँ पर टूटा था। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 8th क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, अभी इसको क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब समझ लेते हैं कि सेक्टर्स बेसिकली है क्या। तो आप लोगों को पता है कि इंडिया हमारी जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, इकोनॉमी में आप लोगों को पता है कि जो लोग है वो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, कोई खेती करता है, ठीक है, कोई यहाँ पर इंडस्ट्री चलाता है, कोई बिजनेस चलाता है, ठीक है, कोई यहाँ पर सर्विसेज देता है। ठीक है, तो उन डिफरेंट कामों के बेस पर हम क्या करते हैं, अपने इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर है तो उसको हम क्या करते हैं प्राइमरी सेक्टर में डाल देते हैं। ठीक है, जो हमारा सर्विस सेक्टर जो सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करता है उसको हम टर्शरी सेक्टर में डाल देते हैं, ताकि जो एक्टिविटीज है हम उसको इजीली जो है क्लासिफाई कर सके। ठीक है, तो सेक्टर्स को हम नेचर की बात करें कि जो हमारी एक्टिविटीज की जा रही है उसकी जो नेचर है उसके हिसाब से हम इंडियन इकोनॉमी को किन किन सेक्टर्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। क्या वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज की एक्टिविटी की नेचर क्या है, हम क्या उसमें यहां पर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्या है एट्थ का, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो एक एक करके अब हम इस सेक्टर्स को भी समझ लेते हैं। पहला देखो क्या है प्राइमरी सेक्टर। क्या है प्राइमरी सेक्टर? तो देखो वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके किए जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारे इंक्लूड होते हैं किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर, ठीक है, जो एग्रीकल्चर सॉरी तो जो एग्रीकल्चर होता है उसमें बेसिकली क्या करता है, किसान नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड हो गया, पानी हो गया, उसका यूज करके जो है प्रोडक्शन करता है। तो ये हमारे किसमें इंक्लूड होगी, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा कौन सा हो सकता है, फिशिंग, ठीक है। फिशिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज समुद्र उसमें से मछलियां पकड़ते हैं और उसको सेल करते हैं। तो ये भी हमारे किसमें आती है, प्राइमरी सेक्टर। कोई भी अगर आपको एक्टिविटी दिखी जाए जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, देखो जो प्राइमरी सेक्टर जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ पर बनाता है, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनाता है, जैसे एग्रीकल्चर से हमें जो चावल वगैरह बना, ठीक है, गेहूं वगैरह यहाँ पर बना प्राइमरी सेक्टर से, तो जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर बना देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर टमाटर हो गए ना, टोमेटोज हो गए, तो प्राइमरी सेक्टर में वो बना, ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करके उसको क्या कर देगा, टोमेटो केचप में कन्वर्ट कर देगा। तो सेकेंडरी सेक्टर मेनली वो सारी एक्टिविटीज जो कि जो प्राइमरी सेक्टर जो प्रोडक्ट बनाता है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके उसको प्रोसेसिंग करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसमें हमारी मेनली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, टर्शरी सेक्टर। क्या है हमारे यहाँ पर टर्शरी सेक्टर? अब देखो टर्शरी सेक्टर में सिंपली आ जाती हैं सर्विसेज, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज जो कि किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन सेंटर्स हो गए, ये सारे क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे किसमें इंक्लूड होते हैं, यहाँ पर हमारे टर्शरी सेक्टर में। क्लियर है? तो सारी की सारी जो एक्टिविटीज है वो हमारे मेनली इन तीन सेक्टर्स में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री आर एग्जांपल हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, फिशिंग करना, फॉरेस्ट्री करना, ये किस में आते हैं? क्या ये टर्शरी सेक्टर में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, या फिर प्राइमरी सेक्टर? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है? किस सेक्टर में ये सारी एक्टिविटीज जो है हमारी आती है, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, नाइन्थ का जो क्वेश्चन हमारा प्राइमरी सेक्टर, क्या है हमारा यहाँ पर, प्राइमरी सेक्टर। ये सारे के सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? ठीक है, इसमें से कौन सी हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इंडियन सेक्टर्स, जो हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स है उसके रिगार्डिंग? फर्स्ट देखो स्टेटमेंट क्या है, प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड विद डायरेक्ट यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमारे प्राइमरी सेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखो क्या है, टर्शरी सेक्टर रिलेटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो क्या करता है, जो भी रॉ मटेरियल आता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी गुड्स बनी है ना, उस पे प्रोसेसिंग करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी ट्रू है? बिल्कुल नहीं, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूसर सर्विसेज, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर गलत, क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग करता है और टर्शरी सेक्टर यहाँ पर सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो दो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या है, यहाँ पर गलत है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, क्वार्टरनरी सेक्टर नोन एज द नॉलेज सेक्टर, ठीक है, जो हमारा क्वार्टरनरी सेक्टर होता है उसको हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, अब आप देखोगे ये नया सेक्टर कौन सा आ गया, क्वार्टरनरी सेक्टर, ये नया कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्वार्टरनरी सेक्टर है ये हमारा सब पार्ट होता है किसका, टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर में हमने बात की थी कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो क्वार्टरनरी सेक्टर जो है एक सब पार्ट है टर्शरी सेक्टर का, और ये भी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, खास करके नॉलेज रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन क्या एक सर्विस है और इसमें क्या है, नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। किसको प्रोवाइड की जा रही है? जो हमारे यहाँ पर बच्चों को और भी जो एम्प्लॉयज वगैरह जिनको हम यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ रिसर्च, ठीक है, रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉलेज ही ले रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्च भी हमारी किस में आती है, यहाँ पर क्वार्टरली सेक्टर में ही आती है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है और बाकी स्टेटमेंट हमारी क्या है, यहाँ पर गलत। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी फर्स्ट और फोर्थ, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और बाकी की बात सारी हमारी स्टेटमेंट जो है गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्या है हमारा? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको 10th क्वेश्चन? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पर, इन विच सेक्टर नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इज क्वाइट स्मॉल
yet they are regarded as the brain behind an economy socio economic performance। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले देखो, एक ऐसा सेक्टर जिसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, कम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, और उसको हम इकोनॉमी का ब्रेन भी यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा सेक्टर है? पहला देखो प्राइमरी सेक्टर, दूसरा क्या है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा क्या है क्वार्टरली सेक्टर, और चौथा क्या है यहाँ पर क्वार्नरी सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्राइमरी सेक्टर का मीनिंग हमें क्लियर है, सेकेंडरी सेक्टर का भी मीनिंग क्लियर है, और क्वार्टरली सेक्टर का भी मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो ये एक नया सेक्टर है, तो आंसर भी हमारा यही है, ऑप्शन डी क्वार्नरी सेक्टर। अब बेसिकली ये होता क्या है? तो जनरली देखो क्वार्नरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पर इकोनॉमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो लिए जाते हैं, कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी, क्या क्या पॉलिसीज होंगी, उनको यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसीलिए जनरली इस सेक्टर में जो नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, तो लोग बहुत ही कम होते हैं जो हाई लेवल के यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसी सेक्टर में जो हमारे नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो यहाँ पर कम होते हैं। अब इसको ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इकोनॉमी कैसे काम करेगा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन ले रहा है? यही सेक्टर तो ले रहा है। जैसे हमारा बॉडी कैसे काम करेगी, हमारा ब्रेन डिसाइड करता है ना, ठीक है, ऐसे ही ये लोग डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी हमारी कैसे यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। इसमें हमारे बेसिकली कौन कौन से आते हैं? जो हाई लेवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, साथ के साथ जो हमारी लार्ज कंपनीज होती हैं उनके जो सीईओज होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, वो हमारे इस सेक्टर में जो है इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन हमारा डी क्वार्नरी सेक्टर इज अ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो क्वार्नरी सेक्टर है वो बेसिकली किसका पार्ट है? तो आंसर देखो क्या है, टर्शरी सेक्टर। जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, क्वार्टरली सेक्टर और क्वार्नरी सेक्टर, ये दोनों उसके सब पार्ट्स है, क्योंकि इस दोनों में ही यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो ये हमेशा आपने ध्यान रखना है, एमसीक्यू बन सकता है कि टर्शरी सेक्टर के कौन से सब पार्ट्स होते हैं। तो आंसर क्या होगा? क्वार्टरली सेक्टर और क्वार्नरी सेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, विच सेक्टर एक्सक्लूड्स ऑक्यूपेशन includes occupation such as senior company executives, government officials, financial, legal advisor। ठीक है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें हमारे जो है यहाँ पर सारे के सारे लोग आते हैं? किसी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, या फिर फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर हो गए। क्या वो प्राइमरी सेक्टर है, क्या वो सेकेंडरी सेक्टर है, क्या यह क्वार्टरली सेक्टर है, या फिर क्वार्नरी सेक्टर? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्वार्नरी सेक्टर, ऑप्शन डी क्वार्नरी सेक्टर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे पर्सन जो है इसमें आएंगे और इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करेंगे इकोनॉमी के रिगार्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टर्शियरी सेक्टर, next question, tertiary sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods। यानी कि जो टर्शियरी सेक्टर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या करिए कि टर्शियरी सेक्टर कुछ ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जो कि इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, पर वो डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स? ठीक है, फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी? फटाफट से बता दीजिए। क्या सारी की सारी सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज को की प्रोडक्शन करने में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है, या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज है जो कि डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्ट वे से यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूट करती है? क्लियर है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? ट्रू। ठीक है, कुछ सर्विसेज होती हैं जैसे कि हमारा एजुकेशन हो गया ना, तो वो डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्ट वे से कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अभी अगर नॉलेज मिलेगी स्टूडेंट्स को, वो आगे चलकर जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, पर ये डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है यहाँ पर? ट्रू है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, विच सेक्टर ग्रो एंड कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम इन इंडिया। इसमें से कौन सा हमारा ऐसा सेक्टर है, ठीक है, कौन सा हमारा ऐसा सेक्टर है जो कि समय के साथ सबसे ज्यादा जो है वो ग्रो किया है और कंट्रीब्यूट किया है? कौन सा ऐसा हमारा यहाँ पर सेक्टर है? ठीक है, तो इनकी जगह पे, दोनों की जगह पे आप टर्शियरी सेक्टर भी कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, क्योंकि मेन तो हमारे तीन ही सेक्टर है ना, तो ये दोनों तो सब पार्ट्स है हमारे टर्शियरी सेक्टर के। तो आपने बताना है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि बीते दिनों में जब इंडिया आजाद हुआ है तो उसमें ज्यादा ग्रो किया है और ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आज के समय में हमारी जीडीपी में। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा टर्शियरी सेक्टर। क्या होगा हमारा यहाँ पर? टर्शियरी सेक्टर।
क्लियर है आपको? जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तो ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन होता था वो प्राइमरी सेक्टर का होता था, पर जैसे जैसे समय आगे गुजरता गया जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसने जो है प्राइमरी सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। और आज के टाइम में अगर आप कंपैरिजन करो तो टर्शरी सेक्टर चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो या फिर सेकेंडरी सेक्टर उससे ज्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में। क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? टर्शरी सेक्टर। क्या होगा हमारा यहाँ पर? टर्शरी सेक्टर। तो आपने यहाँ पर करेक्ट कर लेना है, टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इन विच सेक्टर टर्म्स आर फिक्स एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयज आर गारंटेड वर्क। ठीक है, ऐसा कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके अंडर जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो है गारंटेड वर्क मिलता है। ठीक है, साथ के साथ उनका जो टाइम पीरियड होता है कि उन्होंने कितने टाइम के लिए काम करना है, ठीक है, और कितना उनको यहाँ पर वेजेस मिलेंगे, वो सारा कुछ यहाँ पर फिक्स होता है। कौन सा सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, डिफाइंड सेक्टर या बोथ ए एंड बी? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर काम की जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म एंड कंडीशन वो पहले से ही स्पेसिफाई होती है और लोगों को यहां पर गारंटेड वर्क भी मिलता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। क्या है हमारा? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। ठीक है, तो यहां तक देखो हमने बात की, अगर हम अपनी जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उनको नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो मेनली कौन से आगे? हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है, दूसरा बेस भी होता है जिसके बेस पर हम अपने इकोनॉमी के सेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन सा होता है? हमारे यहाँ पर वर्किंग कंडीशन, कि लोगों को यहाँ पर कैसी वर्किंग कंडीशन यहाँ पर मिलती है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो इकोनॉमी का सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करता है? लोगों को काम प्रोवाइड करता है। तो इकोनॉमी लोगों को काम कैसे प्रोवाइड करेगा उसके बेस पे भी हम इकोनॉमी को जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे हम मेनली इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का तो आपको पता लग गया, जहां पर सब कुछ पहले से ही ऑर्गेनाइज होता है, टर्म एंड कंडीशन पता होती है, एम्प्लॉय जितना काम करता है उसको उतने पैसे जो है मिल जाते हैं। ठीक है, अगर ओवर टाइम करते हैं तो उसको ओवर टाइम के पैसे भी मिल जाते हैं। इसके ऑपोजिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पर ना तो गारंटेड वर्क होता है, मतलब कि ऐसे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि कल इनको काम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ना ही इनके जो वेजेस वगैरह है वो फिक्स होते हैं। ठीक है, और ना ही इनको कोई ओवर टाइम वगैरह मिलता है। ठीक है, सब कुछ अनऑर्गेनाइज रहता है। एग्जाम्पल देखो क्या है? हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, अब जो किसान है, ठीक है, उसका कोई टर्म एंड कंडीशन थोड़ी फिक्स है, वो अपने आप से यहाँ पर काम करेगा, पैसा कमाएगा, ठीक है, और घर चलाएगा, उसमें कोई 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 भी चीज यहाँ पर फिक्स नहीं है। ऐसे ही एग्जाम्पल के जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको देखो ये भी नहीं पता होता कि आगे चलकर कल का उसको काम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा था यहाँ पर? ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू है रिगार्डिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? तो फर्स्ट देखो क्या है, वर्कर इन दिस सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनको एक सिक्योरिटी मिलती है कि जो उनको काम मिला है वो सिक्योर रहेगा, उनको काम से जो है नहीं हटाया जाएगा, उनको रेगुलर बेसिस पे काम मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? गलत। क्या है? गलत है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि वर्कर्स को काम की पता ही नहीं होता है उनको काम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। नेक्स्ट देखो, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको एक फिक्स नंबर ऑफ आवर जैसे कि 8 घंटे बोल दिया गया कि आपको 8 घंटे यहाँ पर काम करना है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, दिस सेक्टर इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर कोई वर्कर जो है एक फिक्स टाइम के बाद जो है काम करेगा तो उसको ओवर टाइम भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स टाइम होता ही नहीं है, तो ओवर टाइम यहाँ पर क्या मिलेगा? काम पूरा किया तो पैसा मिला, वरना नहीं मिला। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स और बिजनेस। इसमें बहुत सारे लोग जो है वो खुद का बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे, जैसे ठेला लगा लिया, बर्गर का रेडी लगा ली। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो है आते हैं किसमें? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्या है हमारी यहाँ पर? ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। जितने भी आपको दिख रहे हैं रोड पे जो ठेला लगाया हुआ है वो सारे के सारे हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो यहां पर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर? इसमें से हमने कुछ एक्टिविटीज ली, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की होती है। क्योंकि हमने यहाँ पर मीनिंग डिटेल में समझ लिया, ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी मीनिंग समझ लिया, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज का भी हमने यहाँ पर मीनिंग समझ लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फटाफट से इसका आंसर बता दोगे कि इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। पहला देखो क्या है, टीचर टेकिंग अ क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल। मतलब एक टीचर जो है
वो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में क्लास ले रही है, तो क्या ये हमारा अनऑर्गेनाइज है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है। ठीक है, गवर्नमेंट जहाँ पे शब्द जुड़ गया तो वहां तो जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है, टर्म एंड कंडीशन भी यहाँ पर कांस्टेंट ही रहते हैं। नेक्स्ट देखो, नर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सेम बात होगी, ये भी हमारा ऑर्गेनाइज में आएगा। नेक्स्ट क्या है, फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, फार्मर जो है खेतों में यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। हमारा अगर हम कंपैरिजन करें ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जो एग्रीकल्चर में लोग काम करते हैं वो ज्यादातर जो है अनऑर्गेनाइज ही रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, क्लर्क वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, तो ये भी हमारा क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आ जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी, फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच द फॉलोइंग बेसिस सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब ये तीसरा बेस आ गया। क्या आ गया? तीसरा बेस आ गया। दो पे हमने बात कर ली, एक नेचर ऑफ एक्टिविटी, दूसरे पे हमने क्या बात की यहाँ पर? वर्किंग कंडीशन। तीसरा क्या आता है यहाँ पर, वो आपने मुझे बताना है, जिसके बेस पर हम जो हमारा सेक्टर्स होते हैं उसको हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। पहला देखो, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, दूसरा क्या है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीसरा क्या है? ऑनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस। ठीक है, चौथा क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंटरप्राइज। ठीक है, तो पहला देखो क्या? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, इसके बेस पे तो हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज डिवाइड करते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसके बेस पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे डिवाइड करते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? ऑनरशिप ऑफ इंटरप्राइज, ये नया है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑनरशिप से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ये प्राइवेट सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर है। क्लियर है? तो ऑनरशिप के बेस पर हम अपनी इकोनॉमी को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। ठीक है, अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। पब्लिक का रिलेशन है गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, क्या है हमारा यहाँ पर? गवर्नमेंट के साथ। ऐसा सेक्टर जहां पर ज्यादा जो एसेट्स हैं उसके ऊपर जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट की है। क्या है? गवर्नमेंट की है। इसमें हमारी पब्लिक इंटरप्राइजेस आ जाती हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह है उसके ऊपर गवर्नमेंट की हमारी ऑनरशिप यहाँ पर होती है। क्लियर है? अब जो ये पब्लिक सेक्टर होता है, ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? पब्लिक की वेलफेयर करना। ठीक है, आप लोगों को पता है गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देश के जो लोग हैं उनको यहाँ पर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी ताकि उनकी यहाँ पर ग्रोथ हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर का जो हमारा पब्लिक सेक्टर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पब्लिक की वेलफेयर करना। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर क्या हुआ? इस पे जो एसेट्स पे, ठीक है, ऑनरशिप होती है वो किसकी होती है? प्राइवेट प्लेयर्स की होती है, और इसका मेन प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। इनकी ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती हैं वो किसके बेस पे होती है? प्रॉफिट पे। जहां पे ज्यादा प्रॉफिट हुआ वहां पर जो है यहाँ पर एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा। क्लियर है आपको? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। इनमें से कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर। तो यहां पर हमने मीनिंग कर लिया। ठीक है, तो आपने इसका आंसर फटाफट से बताना है चैट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से चैट बॉक्स में इसका मैसेज करके आप बता दीजिए। पहला देखो क्या है? प्राइवेट कंपनीज ओन मोस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, जो एसेट्स है उनके ऊपर ऑनरशिप जो है वो हमारी किसकी होती है? प्राइवेट कंपनीज की होती है। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट ओन्स द एसेट। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी ऑनरशिप होती है। तीसरा, नॉन प्रॉफिट कंपनी ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन प्रॉफिट कंपनी के बारे में बता दूं मैं आपको। नॉन प्रॉफिट कंपनी जिसका मेन पर्पस जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये इसकी जो ऑनरशिप होती है एसेट पे। दूसरा, एन इंडिविजुअल ऑन द मोस्ट ऑफ द एसेट। तो फटाफट से इसमें से बता दीजिए कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है और तीसरी स्टेटमेंट गलत है और चौथी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत है और सेकंड जो है वो हमारी यहाँ पर क्या है? सही है। क्या है? ये हमारी स्टेटमेंट जो है सही। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश ऑफ अ इकोनॉमी आर द मेन और की इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। ठीक है, इनमें से कौन सी हमारी जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि हमारी इकोनॉमी के मेन होते हैं, मतलब कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। तो क्या वो डेवलपमेंट इंडस्ट्री होती है, क्या वो कोर इंडस्ट्री होती है, क्या वो सनराइज इंडस्ट्री होती है, या फिर मेन इंडस्ट्री होती है? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि यहाँ पर हमारे डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो कौन सी है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है? हमारा यहाँ पर क्या है? कोर इंडस्ट्री। क्या है? कोर इंडस्ट्री। नाम से पता लग रहा है ये कोर है।
इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। तो जो कोर इंडस्ट्रीज होती हैं वो ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि हमारी जो कंट्री के डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब कईयों ने सी को यहाँ पर टिक किया है सनराइज इंडस्ट्री। अब देखो सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है, मेनली मैं आपको मीनिंग समझा दूं। सनराइज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो कि अभी अपने शुरुआती दिनों में, मतलब कि अभी स्टार्ट है, पर फ्यूचर में उनमें जो है ग्रोथ करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो कि अभी चाहे उसको स्टार्ट किया है पर लोगों को पता है कि फ्यूचर में इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है और लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारी क्या होती है यहाँ पर सनराइज इंडस्ट्री। एग्जाम्पल क्या है, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन आज को आप लोगों को पता है कि आजकल उसका यूज बहुत ज्यादा है और उसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है, तो वो हमारी सनराइज इंडस्ट्री में आती है। ठीक है, तो जिन्होंने सी ऑप्शन किया था फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दिए कि आपको यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, आंसर हमारा क्या, ऑप्शन बी कोर इंडस्ट्री। क्या है, ऑप्शन बी कोर इंडस्ट्री। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको क्लियर है, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कोर इंडस्ट्री। इनमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमारी कोर इंडस्ट्री नहीं है। पहली देखो क्या है, रिफाइनरी प्रोडक्ट, दूसरा क्या है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा क्या है नेचुरल गैस, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमारी कोर इंडस्ट्री नहीं होती। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या है यहाँ पर कोर इंडस्ट्री होते हैं। तो टोटल हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज है। ठीक है, यहाँ पर टोटल हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि हमारे देश की डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पर प्ले करते हैं। तो आपने याद रखना है टोटल कितने हैं, 8, जिसमें से हमारे 3 कौन से यहाँ पर, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू लिया कि इंडियन इकोनॉमी हमारी कैसी थी, आज़ादी के समय कैसी थी, उसके बाद कैसे उसकी ग्रोथ हुई। ठीक है, उसके बाद हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ लिया। तो क्लियर है सभी को, किसी भी तरह का डाउट नहीं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंश्योरेंस का मीनिंग समझते हैं कि इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, और फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके होने की वजह से हमें यहाँ पर भारी फाइनेंशियल लॉस जो है यहाँ पर उठाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो इवेंट्स है इसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता, मतलब कि ये इवेंट होएगा नहीं होगा इसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता, पर इससे जो फाइनेंशियल लॉस हमें होने वाला है, ठीक है, इससे जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है उसको हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम किसी हद तक यहाँ पर कम कर सकते हैं इंश्योरेंस की हेल्प से। अब इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है, तो ये एक एग्रीमेंट होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है दो पर्सन के बीच में, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये आश्वासन देता है कि अगर फ्यूचर में जाकर अगर आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उस लॉस को मैं आपको पूरा कर दूंगा, यानी कि आपको जितना भी लॉस होगा उसका पैसा मैं जो है आपको यहाँ पर दे दूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो एक ए पर्सन है, यहाँ पर बी पर्सन है, क्या है हमारा ए पर्सन बी पर्सन। यहाँ पर ए पर्सन बी के पास आता है कि अगर फ्यूचर में आपकी मान लो यहाँ पर बी के पास एक कार है, ठीक है, और ये पर्सन जो यहाँ पर कहता है कि फ्यूचर में जाकर अगर आपकी ये कार चोरी हो जाती है तो इससे जो लॉस होगा ना वो मैं आपको यहाँ पर कवर कर दूंगा। अब देखो ये जो पर्सन है यहाँ पर वादा कर रहा है इसको, अब फ्री में तो करेगा नहीं, तो इस वादे के बदले में, ठीक है, ये जो पर्सन है इसको हर साल या हर महीने जो भी है यहाँ पर एक फीस पे करेगा। यहाँ पर क्या पे करेगा, यहाँ पर एक फीस पे करेगा। अब ये जो एग्रीमेंट इन दोनों पर्सन के बीच में हुआ है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंश्योरेंस। अब ये जो पर्सन है इसे हम यहाँ पर कहते हैं इंश्योरर, ठीक है, ये जो पर्सन है इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंश्योरर। और ये जो पर्सन है यहाँ पर जो बी पर्सन है इसे हम यहाँ पर कहते हैं इंश्योर्ड, क्या कहते हैं इसे, इंश्योर्ड। और ये जो पर्सन यहाँ पर फीस पे कर रहा है इस पर्सन को, ये जो बी पर्सन जो है यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, महीने के बाद, हर महीने ये जो इसको फीस पे करता है इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीमियम, क्या कहते हैं यहाँ पर हम इसे, प्रीमियम। क्लियर है आपको। अब देखो जो इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, नाम से पता लग रहा है ऐसी कंपनीज जो कि यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसीज यहाँ पर बेचती है, यानी कि जो हमें इंश्योरेंस की सर्विसेज है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज है, उनको कौन रेगुलेट करता है, वो कैसे फंक्शन करती है, उनके बारे में हम जो है यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिशिंग, जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये कब हम इस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए देखो क्या है, 1815, 1818 या फिर 1821 या फिर 1833। तो सबसे पहले आंसर बताने से पहले बता दूं जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये हमारे देश में, ठीक है, ये हमारे देश में जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसके इस्टेब्लिशमेंट
का यहाँ पर मतलब पहला जो है हमारा यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी था। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो इंश्योरेंस सेक्टर की शुरुआत हुई थी वो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ही हुई थी। तो आप कभी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, तो आंसर कौन होगा हमारा यहाँ पर ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो क्वेश्चन में था कि इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, ऑप्शन है 1815 या फिर 1818 या फिर 1821 या फिर 1833। बिल्कुल सही यहाँ पर जो ऑप्शन बी है हमारे यहाँ पर 1818 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 1818 में जो है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और इसी से हमारे देश में जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है हमारे देश में बनी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर विच ऑफ दीज वाज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी बॉडी टू रेगुलेट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर, ठीक है यहाँ पे लिख ले, इंडिया के अंदर इसमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि पहली बॉडी थी जो हमारे देश में जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसको यहाँ पर रेगुलेट करता था। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कौन सी हमारी यहाँ पर बॉडी थी जो कि हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को कवर करती थी, उसको रेगुलेट करती थी। पहला देखो क्या, ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट 1870, उसके बाद इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 या फिर द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928 या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है हमारा द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारी पहली बॉडी थी जिसने जो है हमारे देश में इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती थी उसको यहाँ पर जो है रेगुलेट कर दी थी। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने सी कहा है प्लीज इसको करेक्ट कर लें, द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर इन 1928 द Indian Insurance Companies Act was enacted to enable the government to collect statistical information about। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1928 में जो इंश्योरेंस एक्ट कंपनीज एक्ट है इसको यहाँ पर पास किया गया था। इसको पास किया गया था कुछ हमारे कंपनी से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी यहाँ पर बिजनेस है, कंपनीज है जिसकी इंफॉर्मेशन जो है हम कलेक्ट कर सकते थे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इनके ऊपर हम रेगुलेशन कर सकते थे। पहला देखो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ओनली, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। दूसरा क्या है, जर्नल इंश्योरेंस ओनली या फिर बोथ लाइफ एंड जर्नल इंश्योरेंस। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए जो हमारा इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928 पास किया गया था ये जो है किसके ऊपर रेगुलेशन करता था, किसके रिगार्डिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता था, लाइफ इंश्योरेंस ओनली, जर्नल इंश्योरेंस ओनली या फिर बोथ लाइफ एंड जर्नल इंश्योरेंस। बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ लाइफ एंड जर्नल इंश्योरेंस इज अ करेक्ट आंसर। ये पहली स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो हमारे देश में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनके ऊपर जो है रेगुलेशन करती थी और उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर कलेक्ट करती थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर डैश इज मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम मेजर करते हैं यहाँ पर जीडीपी की हेल्प से। ठीक है, जीडीपी की हेल्प से, यानी कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर हम जब भी इसको कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी के एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 2% ऑफ जीडीपी है, 3% ऑफ जीडीपी है या फिर 5% ऑफ जीडीपी है। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि हम किसके साथ यहाँ पर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। पहला देखो क्या है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, दूसरा क्या है इंश्योरेंस डेंसिटी, तीसरा क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर बोथ ए एंड बी। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन ए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज अ करेक्ट आंसर। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बेसिकली है, देखो सिंपली जो हमारी टोटल जीडीपी है, यहाँ पर जो टोटल जीडीपी है इतना इसका कितना परसेंट जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम से आता है। यानी कि हम यहाँ पर सिंपली देखो अगर यहाँ पर टोटल जीडीपी में जो हमारे देश की टोटल जीडीपी है उसमें जो है मान लो 2% जो है यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। तो इस 2% को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। यानी हमारे देश में जो हमारे टोटल जीडीपी का 2% हिस्सा जो है वो कहाँ से आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम से आता है, इंश्योरेंस सेक्टर से यहाँ पर आता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट हमारा इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है इंश्योरेंस डेंसिटी। ठीक है, एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इंश्योरेंस डेंसिटी। अब ये क्या होता है, तो ये सिंपली यहाँ पर देखो पर कैपिटा, ठीक है, पर कैपिटा प्रीमियम, ये हमारा पर कैपिटा प्रीमियम होता है। तो इससे सिंपली हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो टोटल प्रीमियम आता है हमारे देश में, मान लो यहाँ पर कि टोटल प्रीमियम हमारा कितना है, यहाँ पर 100 करोड़ रुपीस है इंश्योरेंस का। तो इसमें से जो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है उसमें पर पर्सन कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मान लो कि हमारे देश में जो है यहाँ पर 100 करोड़ यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर हमारे जो
इंश्योरेंस डेंसिटी होगी वो कितनी होगी यहाँ पर 1 रुपए, क्योंकि हमारे देश में जो हर पर्सन है, ठीक है, हर पर्सन के खाते में कितना आता है, 1 रुपए जो है वो यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, इंश्योरेंस डेंसिटी। हम इसमें देखते हैं कि एवरेजली कोई पर्सन यहाँ पर जो है इंश्योरेंस में कितना कॉन्ट्रीब्यूट जो है यहाँ पर कर रहा है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक्सप्रेस पर कैपिटा प्रीमियम, ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारी यहाँ पर कैपिटा प्रीमियम में एक्सप्रेस की जाती है? पहला इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, दूसरा इंश्योरेंस डेंसिटी, तीसरा इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर बोथ ए एंड बी। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। मैंने अभी आपको यहाँ पर मीनिंग समझाया था, यहाँ बता दीजिए कौन सा हमारा यहाँ पर कैपिटा प्रीमियम में आता है। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, फटाफट से आंसर बता दीजिए किसको हम पर कैपिटा प्रीमियम में एक्सप्रेस करते हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को, इंश्योरेंस डेंसिटी को, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम को? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन बी इंश्योरेंस डेंसिटी इज अ करेक्ट आंसर। इसको हम पर कैपिटा प्रीमियम जो है यहाँ पर शो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 1 September 1956 245 private insurance companies were nationalized to form Life Insurance Corporation of India by passing, ठीक है, यहाँ पर 1956 में जाकर 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को हमने जो है नेशनलाइज कर दिया था, और उससे एक यहाँ पर हमने कंपनी बनाई जिसका नाम रखा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसको बनाने के लिए हमने कौन सा यहाँ पर एक्ट पास किया गया था? पहला देखो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1955, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, या फिर लाइफ एश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1955, या फिर लाइफ एश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है, कौन सा एक्ट हमारा यहाँ पर पास किया गया था? बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 इज अ करेक्ट आंसर। तो इससे आपको एक चीज पता लग गई कि 1956 में जो है हमने 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि इसके ऊपर अब ऑनरशिप किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, और इन सभी को मर्ज करके एक यहाँ पर हमारी यहाँ पर बना दी गई ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये मेनली हमारे इंडिया में जो है जो लाइफ इंश्योरेंस होती है उससे रिलेटेड जो बिजनेस है वो यहाँ पर कंडक्ट कराती है। इसका पर्पज है कि हमारे देश में जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ाया जाए, उसकी यहाँ पर ग्रोथ की जाए। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर, डैश सेक्शन ऑफ LIC एक्ट 1956 provides central government guarantees for sum assured and bonuses declared under LIC policy। तो इसमें से हमारा कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि ये गारंटी देता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लाइफ इंश्योरेंस के अंडर जो भी हमने पॉलिसी करवाई है, जो भी हमें यहाँ पर सम एश्योर्ड मिलना है या फिर हमें कोई भी बोनसेस मिलना है, वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट जो है इसकी गारंटी पूरी की पूरी प्रोवाइड करती है। कौन सा हमारा यहाँ पर सेक्शन है? सेक्शन 37 या फिर सेक्शन 40 या फिर सेक्शन 42 या फिर सेक्शन 44? फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है सेक्शन 37 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी पैसा हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाते हैं, जो भी पैसा हमें मिलना होता है पॉलिसी के पूरे होने पर, ठीक है, जो भी हमें बोनसेस मिलेंगे वो गारंटी किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि हमें मिलना ही मिलना है, हमें इसकी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पर सेक्शन 37 ऑफ द LIC एक्ट प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीज फॉर सम एश्योर्ड एंड बोनसेस डिक्लेयर्ड अंडर LIC पॉलिसीज, दिस डज नॉट अप्लाई टू। ठीक है, तो सेक्शन 37 क्या कहता है कि जो भी सम एश्योर्ड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर या फिर बोनसेस हमें मिलने हैं उसकी गारंटी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर यहाँ पर जो सेक्शन 37 है इनमें से किस पर अप्लाई नहीं होता है? फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए। पहला देखो क्या, टर्म इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, या फिर मनी बैक इंश्योरेंस प्लान, या फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से किस पर जो है 37 जो है अप्लाई नहीं होता है? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल जी, यहाँ पर ऑप्शन डी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पे जो है हमारा सेक्शन 37 वो अप्लाई नहीं होता। अब बेसिकली ये होता क्या है? तो यहाँ पर देखो एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान होता है जिसमें हमें इंश्योरेंस, ठीक है, हमें जो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों का ही यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? यहाँ पर दोनों का ही बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, एक तो इसमें हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वो हमें मिल जाती है और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी हमें मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? तो यहाँ पर देखो जो भी हम यहाँ पर प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को जो भी प्रीमियम पे करते हैं, इस प्रीमियम को दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। एक हिस्सा जाता है हमारा यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए और एक हिस्सा जो है यहाँ पर हमारा जो मार्केट होता है उसके डिफरेंट स्टॉक्स में जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिससे लाइफ कवरेज तो मिल ही रही है, साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट की
बेनिफिट है वो भी हमें यहाँ पर जो है मिल जाता है। तो इसीलिए ये जो हमारा यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है ये काफी बेनिफिशियल भी होता है, पर गवर्नमेंट इसके ऊपर किसी भी तरह की गारंटी जो है प्रोवाइड नहीं करती, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। नेक्स्ट देखो, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज एक्ट पास इन 1972 टू नेशनलाइज ऑल, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज एक्ट है, ठीक है, जो कि 1972 में पास किया गया है, इसको किस लिए पास किया गया था, किस एंटिटीज को नेशनलाइज करने के लिए पास किया गया था? पहला देखो क्या है, पब्लिक जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जो हमारे पब्लिक सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइड करते हैं उनको, या फिर प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर जो जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं उनको नेशनलाइज करने के लिए, या फिर बोथ ए एंड बी। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जो हमारा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज एक्ट है इसको किस लिए पास किया गया था, किस एंटिटीज को नेशनलाइज करने के लिए पास किया गया था? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, फटाफट से आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन बी प्राइवेट जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। जो जितनी भी हमारी प्राइवेट जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस था उस समय, उन सभी को मर्ज करके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर बना दी गई थी। उसके लिए हमारा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज एक्ट 1972 जो है यहाँ पर पास किया गया था। तो आपने एक एक्ट का नाम याद रखना है, किस लिए पास किया गया था वो भी यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड 22 नवंबर 1972 अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली देखो, जो हमारा नेशनलाइजेशन किया गया था जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस का, ठीक है, उनको नेशनलाइज करके मर्ज करके एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई थी जिसको हम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं। ये हमारे देश में जितने भी जनरल इंश्योरेंस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने का बिजनेस करता है, ठीक है। सबसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जनरल इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्योंकि इसके ऊपर जो ओनरशिप है वो किसकी है? हमारी गवर्नमेंट की है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी बैंक नहीं, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 22 नवंबर 1972 में, किसके अंडर? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर, या फिर इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर, या फिर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज एक्ट 1972 के अंडर। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि इनकॉर्पोरेशन के वक्त जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो इनके किसके अंडर जो है आती है, इनकॉर्पोरेट हुई थी? फटाफट से यहां पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? नाइन्थ का हमारा जो आंसर है वो क्या है? हमारा ऑप्शन बी प्राइवेट जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। नाइन्थ का क्या है? प्राइवेट जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस। फटाफट से यहां पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? किसके अंडर जो है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी? तो यहां पर आंसर देखो, हमारा ऑप्शन है कंपनीज एक्ट 1956 इज अ करेक्ट आंसर। कंपनीज एक्ट 1956 इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये देखो एक कंपनी है, यहां पर क्या लिखा है? इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है? एक इंडियन कंपनी है, और जितनी भी कंपनीज होती है ना वो हमारे कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर इनकॉर्पोरेट होती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जिसके पीछे कंपनी लग गया इट मींस कि वो कंपनीज एक्ट 1956 या फिर 2013 उसके अंडर जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, किसके अंडर हुई थी? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, according to which act every insurer is required to obtain a certificate of registration and registration should be renewed एनुअली, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको यहाँ पर जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और ये जो रजिस्ट्रेशन होती है वो हर साल जो है रिन्यू भी करवानी पड़ती है। पहला देखो क्या है? द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, या फिर इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928, या फिर इंश्योरेंस एक्ट 1938, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, किस एक्ट के अकॉर्डिंग हर इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, और हर साल उसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है? कौन सा एक्ट यहाँ पर बताता है? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर देखो, हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी द इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 है वो हमारे देश में जो ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहाँ पर बनाता है। तो ये कभी क्वेश्चन आए कि हमारे देश में ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा यहाँ पर? द इंश्योरेंस एक्ट 1938। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी बी कहा था या डी कहा था प्लीज इसको करेक्ट कर लें,
ठीक है, द इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एक्ट इंक्लूड्स, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता रहता है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। तो इनमें से किसके रिगार्डिंग जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 है यहाँ पर प्रोविजंस बनाता है? पहला देखो क्या है, अकाउंट्स एंड ऑडिट, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए इनमें से किसके रिगार्डिंग जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है वो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इन सभी के रिगार्डिंग जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है यहाँ पर प्रोविजंस बताता रहता है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला देखो क्या, अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 है वो यहाँ पर क्या कहता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो उसको यहाँ पर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, क्या करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखनी है, और हर एस्पेक्ट है उसके लिए अलग से यहाँ पर बुक मेंटेन करनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर फायर इंश्योरेंस करवाते हैं तो उनके लिए अलग से बुक मेंटेन करके रखनी है। अगर यहाँ पर मरीन इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसके लिए अलग से मेंटेन करके रखनी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट। कार इंश्योरेंस करवाते हैं तो इसके लिए अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। प्रीमियम के लिए अलग, ठीक है, सबकी डिटेल्स यहाँ पर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करके रखनी है, और सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन करके रखना, और उसकी रेगुलर बेसिस पे ऑडिटिंग भी यहाँ पर करवानी है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब जो पैसा इंश्योरेंस कंपनीज के पास आता है, तो जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 है वो क्या कहता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी वो सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड, जितनी भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं सिर्फ और सिर्फ उसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि ये अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 है उसने जो सिक्योरिटीज को अप्रूव किया हुआ है उसी में जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है। अब ये जो अप्रूव सिक्योरिटी है वो कौन बताता है, तो सिंपली देखो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटीज है उसको अप्रूव करती रहती है, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो है प्रोवाइड करती रहती है। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में ही की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है हमारा यहाँ पर, पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर देखो अगर किसी भी केस में जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर उसमें लग रहा है कि कोई कंपनी जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, तो उस केस में जो हमारा यहाँ पर इंश्योरेंस एक्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कंट्रोलर है जो इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करता है या किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि वो जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे इस इंश्योरेंस कंपनी की, यानी कि इन्वेस्टिगेशन की भी यहाँ पर पावर्स इसके पास अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्च द इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम ऑन, ठीक है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ठीक है, ये जो हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करता है। अब ये जो बॉडी है ना, इसको पावर्स कहाँ से मिलते हैं, इसको जो रेगुलेट करता है उस पावर्स कहाँ से मिलते हैं, जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 है वो जो है इसको पावर्स प्रोवाइड करता है, ताकि उस पावर का यूज करके वो जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में जो है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कर सके। तो यहाँ पर देखो जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने जो है इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम को कब यहां पर लॉन्च किया था। तो आंसर कराने से पहले सबसे पहले इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम का मीनिंग समझा दूं। तो इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जितनी भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, जितनी भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है मेंटेन करके रखा जाता है, यानी कि फिजिकल फॉर्म के बजाय हम अब अपने जो है जितने भी हमारे पॉलिसीज वगैरह उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करके जो है रख सकते हैं। क्लियर है, इसमें एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जिसको हम इंश्योरेंस रिपोजिटरी कहते हैं, वो जो है इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर कस्टमर की जितनी भी पॉलिसीज होंगी उनको जो है अपने पास सिक्योर करके रखेगा। क्लियर है आपको, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब इसको कब यहां पर लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन ए 16 सितंबर 2013 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, 16 सितंबर 2013 को यहां पर जो है इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर है आपको, क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले देखो जो हमारा इंश्योरेंस रिपोजिटरी होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर जो हमारी पॉलिसीज होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखता है, यानी और कोई यहां पर काम नहीं करता, यानी कि वो अपने बिहाफ पर ना तो उस पॉलिसीज को खरीद सकता है और ना ही पॉलिसीज को यहां पर बेच सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो उसको मेंटेन करके अपने पास जो है रखेगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज अकाउंट्स मेंटेन्स द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। अब देखो जो हमारी हमने देख लिया कि जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी है उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हमें पॉलिसीज को मेंटेन करके रखा जाता है, तो उसके लिए एक अकाउंट भी तो चाहिए।
ठीक है, हर पर्सन को एक अकाउंट दिया जाता है, ठीक है, यूनिक अकाउंट नंबर होता है जिसमें एक लॉगिन एंड पासवर्ड होता है, ठीक है। उस अकाउंट में जो है सारी की सारी जो भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उनको हम जो है स्टोर करके रखते हैं। तो उस अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? पहला देखो क्या है, ऑनलाइन इंश्योरेंस अकाउंट या फिर ई इंश्योरेंस अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कि ऐसा अकाउंट जिसमें हम जितनी भी हमारी पॉलिसीज होती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में संभाल के रखते हैं, जो हमारा रिपोजिटरी है वो संभाल के रखता है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ऑनलाइन इंश्योरेंस अकाउंट, ई इंश्योरेंस अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर देखो हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ई इंश्योरेंस अकाउंट इज अ करेक्ट आंसर। इसको हम ई इंश्योरेंस अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इसको किसने लॉन्च किया था? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। कब लॉन्च किया था? 2013 में किया था, ठीक है। नाम क्या है इसका? इंश्योरेंस रिपोजिटरी। पर्पस क्या है? और ये जो है एक अकाउंट मेंटेन करके रखता है जिसमें सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंश्योरेंस पॉलिसीज को रखा जाता है। उस अकाउंट का नाम क्या है? ई इंश्योरेंस अकाउंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज इंक्लूड, ठीक है। इनमें से कौन सी हमारी जो है इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज की टाइप होती है? तो सबसे पहले इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज के बारे में जान लेते हैं कि इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं। तो सिंपली देखो, इंश्योरेंस जो इंटरमीडिएरीज होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी कस्टमर है, ठीक है, जो यहाँ पर कस्टमर है और जो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है, जो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है, उनके बीच में एक लिंक की तरीके से काम करते हैं, यानी कि इनके बीच में जो है डीलिंग करवाती है। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे पास कोई पर्सन आता है, एक एजेंट आता है, क्या आता है यहाँ पर? एक एजेंट आता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर हमें जो है यहाँ पर पॉलिसीज बेचता है, ठीक है। तो ये एजेंट क्या है? हमारा इंश्योरेंस इंटरमीडिएरी, ठीक है। तो क्वेश्चन में था कि कौन कौन सी है हमारी इसमें से टाइप है इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज की। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है? इंडिविजुअल एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स या फिर ग्रुप एजेंट्स या फिर बोथ ए एंड बी। तो बिल्कुल से यहाँ पर 15 का आंसर क्या है हमारा? बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक हमारे इंडिविजुअल एजेंट्स होते हैं और एक क्या होते हैं? हमारे कॉर्पोरेट एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले देखो इंडिविजुअल एजेंट्स, कोई यहाँ पर सिंगल पर्सन, कोई यहाँ पर सिंगल पर्सन जैसे राम पर्सन है, ठीक है। तो ये क्या है? इंडिविजुअल एजेंट है। कॉर्पोरेट एजेंट क्या है? यहाँ पर कई बार जो कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो भी एक इंटरमीडिएरी की तरीके से काम करती है, तो वो हमारी क्या होती है? यहाँ पर कॉर्पोरेट एजेंट्स होती हैं। क्लियर है आपको? तो अलग अलग से इनको जो है यहाँ पर रेगुलेट भी किया जाता है हमारा अलग अलग लॉज के अंडर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर डैश इज अ इंश्योरेंस दैट एन इंश्योरेंस कंपनी परचेजेस फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी टू कवर इटसेल्फ फ्रॉम द रिस्क ऑफ मेजर क्लेम इवेंट, ठीक है। तो सिंपली देखो ऐसा कौन सा इसमें से इंश्योरेंस होता है जिसके अंडर एक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास जो है पॉलिसी करवाती है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसी करवाती है। क्लियर है? तो कौन सा यहाँ पर हमारा होता है? पहले देखो क्या? री इंश्योरेंस, दूसरा क्या? डबल इंश्योरेंस या फिर री एश्योरेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। कल को मैंने आपको री इंश्योरेंस का मीनिंग का पूरा डिटेल में मीनिंग समझाया था, तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर री इंश्योरेंस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो री इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होता है? जब कोई यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी करती है, किसी कस्टमर की पॉलिसी करती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसी पॉलिसी की, ठीक है, यहाँ पर उसी सेम पॉलिसी की इंश्योरेंस पॉलिसी किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पर जो है करवा लेती है, ताकि अगर यहाँ पर वो इवेंट होता है यानी कि क्लेम देना पड़ता है तो यहाँ पर इसको ज्यादा लॉस ना हो, क्योंकि इसने जो है इंश्योरेंस पहले से ही इससे करवाई हुई है, तो जब भी इसे क्लेम देना पड़ता है तो ये इससे क्लेम लेकर जो है इसी को दे देता है, जिससे इसको फाइनेंशियल लॉस जो है यहाँ पर कम होता है। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन ए री इंश्योरेंस इज अ करेक्ट आंसर। री इंश्योरेंस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर अंडर सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 101A ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एवरी इंश्योरर इज ओब्लाइज टू री इंश्योर विथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 है उसका जो सेक्शन 101A है वो हमें बताता है कि जितनी भी हमारे देश में इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको जो है कंपलसरी यहाँ पर री इंश्योर करवाना पड़ता है। किसके साथ? फॉरेन री इंश्योरर के साथ या फिर इंडियन री इंश्योरर्स के साथ या फिर ग्रुप री इंश्योरेंस का या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कि सेक्शन 101A के अकॉर्डिंग हर इंश्योरर को किसके पास जो है यहाँ पर इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, री इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन बी इंडियन री इंश्योरर इज अ करेक्ट आंसर। इंडियन री इंश्योरर इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज होंगी वो जो है इंडियन री इंश्योरर के पास जो है अपनी जितनी भी पॉलिसीज होगी उसकी इंश्योरेंस यहाँ पर करवाएगी। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी चैप्टर था वो यहाँ पर ओवर होता है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब समझते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। ठीक है, तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, इन जनरल प्लानिंग क्या होता है, हम एक फ्यूचर प्लान बनाते हैं। जब हमें कोई फ्यूचर में काम करना होता है तो हम उसका पहले से ही प्लान बना लेते हैं कि हमें वो काम कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल पे मान लो एक पर्सन है, वो यहाँ पर कार का बिजनेस करना चाहता है, तो वो पहले से ही प्लान बनाएगा कि उसको कार को बनाने के लिए कौन सी मशीन खरीदनी है। ठीक है, उसको कि कौन सा लेबर यहाँ पर हायर करने हैं, वो सारी चीजें वो पहले से ही यहाँ पर डिजाइन कर लेगा, ताकि उसे पता लग जाए कि ये काम करने के लिए उसको कितने पैसों की जरूरत है, कितनी उसको कॉस्ट पड़ेगी, ताकि वो जो है वो कैपिटल को अरेंज कर पाए और अपना बिजनेस जो है यहाँ पर कर पाए। ऐसे ही इकोनॉमिक प्लानिंग भी रिलेटेड होती है हमारी इकोनॉमी के साथ। ठीक है, यहाँ पर प्लानिंग के साथ वर्ड जुड़ गया क्या, इकोनॉमिक, यानी कि ये इकोनॉमी के साथ जुड़ी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उसका हम प्लान बनाते हैं कि फ्यूचर में जाके हम इकोनॉमी को कैसे डेवलप करेंगे, किस एरिया पे हमें ज्यादा फोकस करना है, किस एरिया को हमें ज्यादा प्रमोट करना है। वो सारी चीजें जो है हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं, ताकि जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो जितना हमने सोचा था उस रिजल्ट को हम यहाँ पर अचीव कर पाए। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, अब वो इकोनॉमिक डिसीजंस क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो आपने बताना है इनमें से वो कौन सा मेजर टॉपिक है जिसके ऊपर हम इकोनॉमिक प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग करते हैं। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग हम इजी से करेंगे, साथ के साथ डिफिकल्ट होते रहेंगे, तो आपने ध्यान से यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले का मतलब देखो क्या है, व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, हम पहले ही ये बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस में हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हम क्या चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं, फिर उन इंडस्ट्री को हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, हमें ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है या फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं कि इन्हें हमें प्रोड्यूस कैसे करना है, हमें यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है या फिर हमें ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज करना है, वो चीज हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू होम इट इज टू बी एलोकेटेड। जब हम गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पर प्रोड्यूस कर लेते हैं टेक्निक का यूज करके, लास्ट में हम डिसाइड करते हैं कि इन गुड्स और सर्विसेज को हम जो है लोगों तक कैसे एलोकेट करें, ताकि उनकी जो बेसिक नीड्स है जो यहाँ पर पूरी हो सके। क्लियर है? तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस है जो कि हम इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन विच देयर इज अ सेंट्रल एजेंसी और गवर्नमेंट विच क्रिएट्स अ होलिस्टिक प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इनमें से आपने कौन सा आपने बताना है कि कौन सी ऐसी हमारी प्लानिंग की टाइप है जिसके अंदर एक सेंट्रल एजेंसी होती है जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, अकेली वही रिस्पॉन्सिबल होती है सारी की सारी प्लानिंग करने के लिए। तो फटाफट से उसका आंसर बता दिए, क्या वो सेंट्रलाइज प्लानिंग है, क्या वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, क्या वो रीजनल प्लानिंग है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सेंट्रलाइज प्लानिंग इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या होता है, एक सेंट्रल एजेंसी होती है, वही रिस्पॉन्सिबल होती है, वही सारे यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह बनाएगी और कोई पार्टी यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन जो है नहीं देती प्लानिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है हमारा डिसेंट्रलाइज प्लान। ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारा सेंट्रलाइज प्लान में। इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा एजेंसीज जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग को करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है वो क्या है, रीजनल प्लानिंग। ठीक है, अब रीजनल प्लानिंग क्या होता है, नाम से पता लग रहा है रीजन की प्लानिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर लैंड एरिया जो है सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पर प्लानिंग करते हैं। इसमें हम दोनों में देखा था कि हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, है ना, पर इसमें क्या है, हम क्या करें, एक पर्टिकुलर रीजन को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका हो गया, उसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और उसकी हमने प्लानिंग की कि इसकी हमें डेवलपमेंट कैसे करनी है। क्लियर है? ठीक है, तो ये मेनली हमारे टाइप्स होते हैं प्लानिंग की जो कि गवर्नमेंट्स यहाँ पर अडॉप्ट करती हैं प्लानिंग करते वक्त। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश वाज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन रीजनल प्लानिंग इन ईयर। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री थे जिसने सबसे पहले रीजनल प्लानिंग करना स्टार्ट किया था और किस ईयर ने स्टार्ट किया था वो भी आपने यहाँ पर बताया। ऑप्शन ए देखो क्या है, इंग्लैंड 1920, यूनाइटेड स्टेट 1916, जापान 1920, इंडिया 1947। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि कौन सी कंट्री ने सबसे पहले रीजनल प्लानिंग करना स्टार्ट किया था।
फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यूनाइटेड स्टेट 1916। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 1916। तो ये आपने पूछ लेना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है हिस्ट्री भी पूछ लेता है, तो उसमें यही चीजें पूछी जाती है कि कौन सी चीज पहले हुई थी। ठीक है, तो आपने आंसर याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, किस साल में जो है हमारा प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसका आंसर करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन यहाँ पर है क्या। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही हमारा इंडिया जो है 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद इंडिया को एक नीड अराइज हुई कि हमें भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो हमें भी इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए यहाँ पर एक हमारा कमीशन बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्लानिंग कमीशन। इसका मेन काम क्या था, आजादी के बाद हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग करनी। क्लियर है, इसी ने जो है हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स, जो आगे हम पढ़ेंगे, उसको यहाँ पर लॉन्च किया था। इसी ने 5 ईयर प्लान जो है यहाँ पर बनाया था। तो आपने बताना है कि किस साल में जो है हमारा प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ था। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा क्या है, 1950। क्या है हमारा यहाँ पर 1950, 1950 में यहाँ पर जो है हमारा प्लानिंग कमीशन जो है इस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर है, तो जिन्होंने बी किया था वो प्लीज करेक्ट कर लो। इस्टेब्लिश हमारा कब हुआ था, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन ने जो इकोनॉमिक प्लानिंग की थी, वो क्या करती थी, 5-5 सालों का प्लान बनाती थी। ठीक है, तो उसी ने यहाँ पर 5 ईयर प्लान को यहाँ पर लॉन्च किया। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया में 5 ईयर प्लान को लॉन्च किसने किया था। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था वो आपने यहाँ पर आंसर में बताना है। जब तक हम 5 ईयर प्लान का मीनिंग समझ लेते हैं कि 5 ईयर प्लान बेसिकली है क्या। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, वो 5 साल का प्लान बनाती थी कि अगले आने वाले 5 सालों में उसने क्या काम करना है। मतलब कि कहाँ से उसे रेवेन्यू आएगी, कहाँ पे उसने उस पैसे को खर्च करना है, वो 5 सालों के लिए किया जाता था। और गवर्नमेंट जो है इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है अपना खर्च वगैरह करती थी, ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करती थी। क्लियर है, तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 1951। 1951 इज अ करेक्ट आंसर। पहला जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 में जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इकोनॉमी इज वन दैट डज नॉट रिक्वायर एनी एड, सपोर्ट, इंटरेक्शन और ट्रेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जिसको किसी दूसरी इकोनॉमी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। मतलब ये पहले से ही सेल्फ सफिशिएंट है, इसके पास इतने रिसोर्सेस हैं जिनका यूज करके वो अपने सिटीजन्स का यहाँ पर नीड्स को पूरा कर सकती है और ग्रोथ भी कर सकती है। तो पहला आंसर देखो क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी, या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी, या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, या फिर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जब तक हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, पहला देखो क्या है, डेवलप इकोनॉमी। नाम से पता लग रहा है कि डेवलप हो चुके हैं, यहाँ पर जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम, जो पर पर्सन वहां पर इनकम है वो काफी ज्यादा यहाँ पर होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे यूएसए वगैरह ये डेवलप इकोनॉमी आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जो कि अभी डेवलप नहीं हुए पर वो ग्रोथ कर रही है, मतलब रुकी नहीं हुई है, अंडर डेवलप में नहीं आ रही, वो समय के साथ जो है यहाँ पर डेवलप कर रही है। एग्जाम्पल कौन है हमारे यहाँ पर, डेवलपिंग इंडिया। ठीक है, इंडिया क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्या है, अंडर डेवलप इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहां पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी लो है, वहां पर लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है काफी लो है। ठीक है, वो अपनी बेसिक नीड्स को भी यहाँ पर पूरा नहीं कर पाते, वो हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो आंसर हमारा क्या रहने वाला है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्या है हमारा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। देखो जिन्होंने ए कहा है डेवलप इकोनॉमी की बात करें, तो चाहे डेवलप इकोनॉमी हो, ठीक है, फिर भी उसको कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए दूसरी कंट्री पे जो है डिपेंड होना ही पड़ता है। यूएसए देखो यहाँ पर वो इंडिया के साथ कुछ ऐसे हमारी जो स्पेशल चीज़ें हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही बनती है, तो वो यूएसए हमसे इंपोर्ट करवाता है। क्लियर है, तो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, जो कि ट्रेड करने की उसको कोई जरूरत नहीं है। आंसर क्या रहने वाला है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, प्लानिंग कमीशन वाज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन था वो डायरेक्टली रिपोर्ट किसे करता था, जो भी वो इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहा है उसकी रिपोर्ट किसे देता था। ऑप्शन देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज, जो प्लानिंग कमीशन है वो किसको रिपोर्ट करेगा, चेयरमैन को। मतलब जो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है वो कौन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब भी जिस भी टाइम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो ही यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन
होते थे, ठीक है। और जो प्लानिंग कमीशन था, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग करता था, उसकी रिपोर्ट किसे देता था? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ही देता था। क्लियर है? तो इसीलिए ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका पूरा कंट्रोल होता था प्लानिंग कमीशन पे। क्लियर है आपको? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, 8th क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन प्लान्स आर अप्रूव्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाना। क्या करना? इकोनॉमिक प्लानिंग करना, है ना। उसके बाद उसको अप्रूव करवाना पड़ता था, मतलब कि वो डायरेक्टली उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाता था। तो ये आपने ध्यान में रखना है, प्लानिंग कमीशन सिर्फ प्लानिंग करता था, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करती थी? कोई और ऑर्गेनाइजेशन करती थी। तो प्लानिंग कमीशन हमेशा क्या करती थी? प्लान बनाएगी और वो एक ऑर्गेनाइजेशन से उसका अप्रूवल लेगी, उसे अगर ठीक लगेगा तभी प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आपने फटाफट से यहां पर बताना है कि वो कौन है। क्या वो प्लानिंग कमीशन खुद है, या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फटाफट से यहां पर आंसर बता दीजिए कि प्लानिंग कमीशन को किसकी अप्रूवल लेनी जरूरत होती थी जब भी इकोनॉमिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता था। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज अ करेक्ट आंसर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज अ करेक्ट आंसर। यही फाइनली जो है किसी भी इकोनॉमिक प्लान को अप्रूव करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज इस्टेब्लिश। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमारा बना कब था? ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहां पर देखो ऑप्शन 1952, 1971, 1958, 1964। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, देखो जब भी हम कोई चैप्टर करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के ईयर आपको याद रखने करने ही है। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखने, क्योंकि उसके ऊपर एमसीक्यू आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपने वो याद रखना है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कब इसको डेवलप किया गया था? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए 1952 इज अ करेक्ट आंसर। 1952 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिनो इंडियन वॉर एंड द इंडो पाक वॉर विच कॉस्ट द थर्ड 5 year प्लान टू फेल एंड द गवर्नमेंट हैड टू डिक्लेयर। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले इनका मीनिंग समझा दो। सिनो इंडो इंडियन वॉर का मतलब है जो हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था। दूसरा इंडो पाक वॉर का मतलब जो हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था। तो इन दो वॉर्स के चलते जो हमारा थर्ड 5 year प्लान था वो फेल हो गया था। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है नेक्स्ट फोर्थ 5 year प्लान को इंट्रोड्यूस करने की बजाय यहाँ पर कोई और प्लान यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपने आंसर बताना है कि वो कौन सा प्लान था। ठीक है, क्या वो प्लान हॉलीडे था, या फिर रोलिंग प्लान था, या फिर एनुअल प्लान था, या फिर नन ऑफ द अबव? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन को समझना थोड़ा टिपिकल था। क्वेश्चन में यही चीज है कि थर्ड 5 year प्लान जो है फेल हुआ है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 5 year प्लान को लॉन्च करने की बजाय एक नया यहाँ पर प्लान जो है लॉन्च किया। तो आंसर बताना है आपने, उसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए प्लान हॉलीडे इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारे जो है मेनली 3 एनुअल प्लान से एक एक साल के जो है प्लान बनाए गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो 5 सालों का प्लान यहाँ पर बना पाए। ठीक है, ये प्लान जो है हमारे 1966 से लेकर 1969 तक यहाँ पर चले थे। तो आपने नाम तो याद रखना ही रखना है, प्लान हॉलीडे। साथ के साथ ये कब तक चले थे, इसका टाइम पीरियड क्या था, वो भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो रोलिंग प्लान। अब रोलिंग प्लान यहाँ पर हमारा क्या होता है? ठीक है, रोलिंग प्लान। तो यहाँ पर देखो रोलिंग प्लान में क्या होता है, यहाँ पर ये जो है ये भी हमारे एनुअल प्लान जैसे ही थे। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, देखो सरकार पलट गई थी। ठीक है, जो तख्ता पलट हो जाता है ना, मतलब किसी दूसरी गवर्नमेंट की सरकार आ गई थी। तो यहाँ पर देखो क्या 1978 में जो है जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। उससे पहले कांग्रेस की चल रही थी। तो जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, जो पहले 5 year प्लान था उनको कैंसिल किया और उन्होंने अपना एक प्लान जो है यहाँ पर लॉन्च कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1980s में जाके फिर से तख्ता पलट हुआ और यहाँ पर अब फिर से कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बन गई। तो कांग्रेस ने क्या किया, अब जो जनता पार्टी ने जो प्लान लॉन्च किया था उसको रद्द कर दिया, उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया और फिर से एक नया प्लान यहाँ पर लॉन्च कर दिया। तो इसी की वजह से ये जो थोड़ा गैप पीरियड था ना, ठीक है, जब सरकारें तख्ता पलट हुए, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान। क्या है? रोलिंग प्लान। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कौन से प्लान जो है लॉन्च किए गए थे। तो आंसर क्या होगा, रोलिंग प्लान। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, एनुअल प्लान्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, एनुअल प्लान्स। अब एनुअल प्लान्स क्या थे, तो यहाँ पर देखो 1990 में आकर इंडिया की जो हालत है वो काफी खराब हो गई थी। आप लोगों को पता है 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आने पड़े थे। किस लिए ले आने पड़े थे? ताकि जो इंडिया की बुरी हालत है उसको यहाँ पर ठीक किया जा सके। ठीक है, तो इस बुरी हालत के चलते जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर एनुअल प्लान्स जो है लॉन्च किए थे। उन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एनुअल प्लान्स। एक एक साल के प्लान यहाँ पर लॉन्च किए थे, जो कि
1990 से लेकर 92 तक यहाँ पर चले थे। तो इन तीनों प्लानों में देखो कंफ्यूजन होती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। रोलिंग प्लान जो प्लान हॉलीडे वो आया था किस लिए, वॉर के चलते, ठीक है, इससे याद रखना है। रोलिंग प्लान आया था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते, और जो एनुअल प्लान आया था वो क्या था, हमारी इकोनॉमी जो है उसकी हालत जो है खराब हो गई थी, इसीलिए जो है आया। क्लियर है, तो आंसर तो हमारा ऑप्शन ए ही था, प्लान हॉलीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एनुअल प्लान, इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द एनुअल प्लान। पहला देखो क्या है, प्लान एनुअल प्लान इज इंट्रोड्यूस ईयर 1991, ठीक है, और 1992, मतलब कि दो मेरे हमारे जो है एनुअल प्लान लॉन्च किए गए थे, जो कि 1990 से लेकर 1992 तक जो है चले थे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखो, इंडिया फेस अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब जो इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो काफी ज्यादा कम हो गए थे, जिसके पास क्राइसिस आ गया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज थे ही नहीं कि वो जो है फॉरेन से कोई भी चीज इंपोर्ट कर पाए, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, इस टाइम में जो हमारा मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म है जो कि 1991 में लिया गया था, वो यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया था, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट देखो, द मेन रीजन टू इंट्रोड्यूस प्लान इज सिनो इंडो वॉर और पाक इंडो वॉर, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने का मेन पर रीजन क्या था, यहाँ पर जो हमारे वॉर्स हुए, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि इसकी वजह से तो प्लान हॉलीडेज हमारे आए थे, तो इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होंगे ऑप्शन बी, 1, 2, 3, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर इंडियन बैंक्स, किस 5 ईयर प्लान में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 14 जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया था, यानी कि अपने कंट्रोल में जो है ले लिया। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, कौन सा प्लान है, क्या वो 4th 5 ईयर प्लान है, क्या वो 5th 5 ईयर प्लान है, क्या वो 6th 5 ईयर प्लान है, या फिर 7th 5 ईयर प्लान है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, किस 5 ईयर प्लान में 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। जिनको नेशनलाइज का मतलब नहीं पता, सिंपल मीनिंग है कि गवर्नमेंट अब उसके गवर्नमेंट की ऑनरशिप उसके ऊपर हो गई है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल जो है उसके ऊपर आ चुका है। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन है, 4th 5 ईयर प्लान इज अ करेक्ट आंसर। क्या है हमारा, 4th 5 ईयर प्लान इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। 4th 5 ईयर प्लान में जो है हमारे 14 मेजर इंडियन बैंक्स को यहाँ पर नेशनलाइज किया गया था। इस समय हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी उनकी सरकार थी, ठीक है। तो 4th आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 13 क्वेश्चन, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑन, इसका मतलब क्या हुआ कि किस 5 ईयर प्लान में जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया था, ठीक है, और किस डेट पे बना था वो भी आपको यहाँ पर बताना, ठीक है। जब तक हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझ लेते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है कि वर्ल्ड का ट्रेड, ठीक है, वर्ल्ड का ट्रेड, जो वर्ल्ड में ट्रेड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई थी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो कंट्रीज आपस में जो है ट्रेड करती है उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके लिए कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाती है, प्रोसीजर्स बनाती है, रूल्स बनाती है, ताकि जो कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ट्रेड सक्सेसफुली कर सके, जिससे हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो। फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना इसका मेन पर्पस था। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो 13th का आंसर देखो हमारा क्या है, 8th 5 ईयर प्लान। क्या हमारा 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान में हम जो है इसके मेंबर बने थे, और कब बने थे, 1 जनवरी 1995। तो याद रखना है डेट भी 1 जनवरी 1995। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बेसिकली इन क्वेश्चन के मीडियम से आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे 12 5 ईयर प्लान थे उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, क्योंकि इनके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। तो आपने यहाँ पर इन इवेंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि हर अगर पर्पस देखें, ठीक है, अगर मैं सारे 5 ईयर प्लान का एक आपको बताऊं तो उसका मेन पर्पस क्या है, हमारे देश की डेवलपमेंट करनी, हमारी जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना, ठीक है। तो उसमें कुछ मेजर इवेंट्स हुए होंगे, तो वही इवेंट जो है हम क्वेश्चन के मीडियम से यहाँ पर करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इन 11th 5 ईयर प्लान मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 16 to 14 ईयर्स फॉलोइंग एक्ट वाज पास, ठीक है। मतलब कि 11th 5 ईयर प्लान में एक एक्ट पास किया गया जिसकी हेल्प से जो हमारे 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे थे उनको जो है एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई और फ्री कर दी गई। क्लियर। तो आपने बताना है कि कौन सा एक्ट था। पहला देखो क्या है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके बाद राइट टू प्राइमरी एजुकेशन एक्ट 2009, उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010, या फिर बोथ ए एंड बी। फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा।
बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इस एक्ट को पास किया गया ताकि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो यहाँ पर बच्चों को मिल सके। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 year प्लान लेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नबार्ड भी कहते हैं। तो किस 5 year प्लान में नबार्ड को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जब तक हम नबार्ड के बारे में जान लेते हैं, तो जो नबार्ड है वो बेसिकली देखो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, टॉप लेवल की इंस्टीट्यूशन है, जो कि हमारे देश में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो ये देखती है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो रूरल डेवलपमेंट है उसको वो सारे रिसोर्सेज मिल सके, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटीज हो गई, उनको ट्रेनिंग देना, ताकि वो जो है यहाँ पर ग्रोथ कर सके। क्योंकि एक्चुअली में अगर ये दो सेक्टर हमारे डेवलप हुए तो हमारी कंट्री भी डेवलप होगी, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे देश के लोग हैं वो इन्हीं रूरल एरियाज में रहते हैं और एग्रीकल्चर का काम ही करते हैं। तो नबार्ड को बनाया गया था हमारे रूरल एरियाज और यहाँ पर एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। तो आपने आंसर बताना है कि कौन से 5 year प्लान में इसको लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 6th 5 year प्लान इज अ करेक्ट आंसर। 6th 5 year प्लान इज अ करेक्ट आंसर। जो हमारा 6th 5 year प्लान था उसमें नबार्ड को जो है लॉन्च किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ब्रॉट इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन 2014? ठीक है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको जो है प्लानिंग कमीशन की जगह पे ले आएगा? तो इससे क्वेश्चन से एक चीज आपको पता लगे कि आज के टाइम में जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको उसकी जगह पे एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो है ले आई गई है, जो कि इंडिया में इकोनॉमिक प्लान के रिलेटेड जो है काम करती है। तो फटाफट से उसका आंसर बता दीजिए, क्या वो नीति आयोग है, क्या वो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, नबार्ड है, या फिर सेबी है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लानिंग कमीशन को बंद करने का मेन यही रीजन था कि जो प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, वो जो है आज़ादी के बाद जो है बनाया गया था। तो ये ऐसे काम कर रहा था, ठीक है, कि जो हमारा कंट्री से रिलेटेड जो पॉलिसीज बना रहा था वो ऑपोजिट थे जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है ले आए थे, जिसकी वजह से शुरू से ही क्लैश हो रहा था। फाइनली आके 2014 में जो है इसको बंद कर दिया गया और यहाँ पर नीति आयोग को लॉन्च किया गया। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है, नीति आयोग को यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं कि नीति आयोग बेसिकली है क्या। ठीक है, तो नीति आयोग के लिए एक वर्ड फेमस है। ठीक है, एक वर्ड फेमस है, क्या? थिंक टैंक। क्या है यहाँ पर? थिंक टैंक। क्या है हमारे यहाँ पर? थिंक टैंक। ठीक है, तो जो हमारी नीति आयोग है ये क्या होती है? एक थिंक टैंक की तरीके से काम करती है, मतलब कि एक गवर्नमेंट के लिए थिंक टैंक की तरीके से काम करती है। इसका मेन काम क्या होता है? जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है उससे रिलेटेड एडवाइस देना गवर्नमेंट को, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एडवाइस देना, ताकि वो जो है यहाँ पर अच्छे से प्लानिंग कर पाए, इकोनॉमिक प्लानिंग कर पाए। क्लियर है? इसीलिए हम इसको ना एडवाइजरी बॉडी भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नीति आयोग कैसी बॉडी है, तो आंसर क्या होगा हमारा? एडवाइजरी बॉडी है। उसका मेन काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देना, वो इंपॉर्टेंट एडवाइस देते हैं। साथ के साथ जो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है, चाहे वो किसी भी तरह का डाटा हो या फिर टेक्निकल असिस्टेंस हो, वो सारा कुछ प्रोवाइड करना किसका काम है? नीति आयोग। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग को प्रमोट करती है। ठीक है, और ये एडवाइस देने का काम करती है। इसीलिए हम इसको थिंक टैंक भी ये बताएं, क्योंकि ये सिर्फ सोचने का काम करती है कि स्कीम ऐसे करेंगे तो ये प्लानिंग ऐसे होगी, इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, और ये सिर्फ एडवाइस ही यहाँ पर देती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन विच डेट नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश? किस डेट पर नीति आयोग जो है एस्टैब्लिश हुई थी? तो पहला देखो 1 जनवरी 2015, सेकंड देखो 25 जनवरी 2016, 14 मई 2014, या फिर 1 जुलाई 2015। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि नीति आयोग जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, जिन्होंने ए बोला यहाँ पर ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे देखो, आपको जब भी क्वेश्चन आए कि प्लानिंग कमीशन बंद कब हुआ, तो 2014। ठीक है, 2014। और नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। क्लियर है? कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि अगर नीति आयोग जो है वो 2015 में बना है तो इट मींस कि प्लानिंग कमीशन 2015 में ही बंद हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि 2014 में प्लानिंग कमीशन को बंद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, हु सर्व एज अ चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है यहाँ पर? प्राइम मिनिस्टर। तो आपने बताना है यहाँ पर कि जो नीति आयोग है उनके चेयरमैन कौन होते हैं? उनके चेयरमैन कौन होते हैं? क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, या फिर प्लानिंग मिनिस्टर होते हैं? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा?
कि जो हमारे नीति आयोग है उनके चेयरमैन कौन होते हैं? फटाफट से आंसर बता दो। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ करेक्ट आंसर। तो अभी इस वक्त हमारे जो नीति आयोग के चेयरमैन है वो कौन है? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि अभी इस वक्त करंट में जो नीति आयोग के चेयरमैन है वो कौन है। क्लियर है? जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। अब जो नीति आयोग है उसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये जो नीति आपने लिखा है इसका पूरा नाम क्या है? फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए। तो ऑप्शन ए देखो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट देखो नेशनल इंडस्ट्री फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट देखो नेशनल इमिग्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि नीति आयोग का पूरा नाम यहाँ पर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या फिर नेशनल इंडस्ट्री फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या फिर नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका मेन काम क्या है? इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना, उसकी डेवलपमेंट करनी। क्लियर है? तो नीति का पूरा नाम यहाँ पे देखो, ये जो मैंने फुल फॉर्म बताई वो किसकी बताई है? नीति का। किसका? नीति का। क्लियर है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आएगा तो आपने यहाँ पर जो है टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग। इसमें से कौन सी हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है नीति आयोग के? पहला देखो, नीति आयोग वाज फॉर्म 25 जनवरी 2016। तो ये स्टेटमेंट हमारी सरासर गलत है, क्योंकि हमारा 1 जनवरी 2015 में जो है यहाँ पर नीति आयोग को बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है? नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है? यहाँ पर गलत है। क्या है? क्योंकि जो नीति आयोग है डायरेक्टली किसके अंडर आती है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। पर यहाँ पर बोला गया है कि ये आती है किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक यहाँ पर पार्ट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का एक हिस्सा होता है जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री पे जो है ध्यान देता है। पर नीति आयोग का काम क्या है? प्लानिंग करना, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए थोड़ी, पूरी इंडिया के लिए। तो ये पूरा इंडिया के अंडर जो है यहाँ पर आता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है? यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर, द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंडस्ट्री फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये पूरा ही यहाँ पर गलत है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्या है? नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। थिंक टैंक देखते ही आप समझ गए होंगे, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? यहाँ पर ट्रू है। इसलिए ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। जो नीति आयोग है वो एक गवर्नमेंट के थिंक टैंक के तरीके से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द नीति आयोग क्रिएशन हैज 2 हब्स कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब नीति आयोग को बनाया गया था, ठीक है, तो नीति आयोग को बनाया गया तो उसके 2 हब्स बनाए गए थे। यानी कि जो नीति आयोग के कंपोनेंट्स है उसके, इसको आप कंपोनेंट्स भी कह सकते हो, पार्ट्स भी कह सकते हो, जिसमें जो है इनकी हेल्प से ही जो नीति आयोग है अपना काम परफॉर्म करता है। तो आपने बताना है कि वो 2 हब्स कौन से, यानी कि 2 कंपोनेंट्स यहाँ पर कौन से? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, 2 हब कौन से हैं? फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए। पहला क्या है? टीम इंडिया। दूसरा क्या है? एग्रीकल्चर। तीसरा क्या है? नॉलेज एंड इनोवेशन। चौथा क्या है? मेक इन इंडिया। फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। तो 21 का देखो, सबसे पहले हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर आंसर बताऊंगा। पहला देखो क्या है? टीम इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा एक हब होता है। ये हमारा जो हमारा ये नीति आयोग है उसका एक हब था। इसका काम क्या था? मेनली काम क्या था? इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना था। ठीक है, नीति आयोग क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को एक साथ लेकर आता है, उन दोनों को एडवाइस देता है ताकि अच्छी प्लानिंग यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो नीति आयोग के अंडर दोनों गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। तो टीम इंडिया क्या करती है? ये इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करते हैं ताकि वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए और एक अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग हो सके और हमारे देश के डेवलप हो सके। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक हब है। उसके बाद एग्रीकल्चर हमारा हब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? नॉलेज एंड इनोवेशन। क्या है हमारा यहाँ पर? नॉलेज एंड इनोवेशन। तो ये भी हमारा एक हब है। क्या है? हमारा यहाँ पर हब है। इसका मेन काम क्या था? यहाँ पर देखो, नॉलेज प्रोवाइड करनी, ठीक है, इनोवेशंस करनी, ताकि जो हमारे देश के लोग हैं, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसका मेन काम क्या था? नॉलेज प्रोवाइड करनी। जो हमारे नीति आयोग में जो लोग आते हैं, क्योंकि इनका मेन काम क्या है? लोगों पे ध्यान देना, लोगों की भलाई करनी। तो इनका मेन इस हब का काम क्या था? लोगों के लिए काम करना, ताकि उनको कैपेबल बनाया जा सके, उनकी स्किल्स को बढ़ाया जा सके, नई नई इनोवेशंस ले आनी, ताकि उससे लोगों का डेवलपमेंट हो सके। तो ये 2 हमारे हब थे। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी। क्या है हमारा? ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। ठीक है, टीम इंडिया और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो ये दोनों हब से मिलकर जो है हमारा नीति आयोग बना। क्लियर है? क्लियर है? तो जिन्होंने सी कहा था, क्या आपको क्लियर है? फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि सर ये वाला डाउट है, उसी वक्त हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग।
ठीक है, इसमें से कौन सा हमारा पार्ट होता है, गवर्निंग काउंसिल। अब गवर्निंग काउंसिल बेसिकली है क्या, तो यहाँ पर देखो नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के कुछ मेंबर्स होते हैं, यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक हमारे चेयरपर्सन होते हैं जो कि हाई लेवल पे होते हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। उसके बाद देखो एक हमारी गवर्निंग काउंसिल होती है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक हायरार्की बता रहा हूँ। देखो पहले क्या है, चेयरपर्सन है, उसके बाद क्या है, वाइस चेयरपर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कंपोजिशन भी बता रहा हूँ कि नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है। चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन है, जो गवर्नमेंट यहाँ पर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। कई बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर की गैर हाजिरी में ये जो है उनका कार्यभार संभालेंगे। उसके बाद हमारी एक होती है एक गवर्निंग काउंसिल। क्या होती है, गवर्निंग काउंसिल। इसके जो मेंबर्स होते हैं कौन होते हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो हमारे यहाँ पर यूनियन टेरेटरी होते हैं, ठीक है, उनके जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम जो है उसमें इंक्लूड करते हैं ताकि वो भी अपना यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर सके। उसके बाद देखो एक हमारा रीजनल भी होता है, एक हमारा रीजनल गवर्नेंस भी होता है, रीजनल काउंसिल भी होता है। उसमें भी हमारे जो है चीफ मिनिस्टर जो स्टेट्स के हैं और जो हमारे यूनियन टेरेटरी उसके जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन पे ध्यान देना। क्या, एक पर्टिकुलर रीजन पे ध्यान देना और उससे रिलेटेड प्लानिंग करनी। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे सीईओ भी होता है, ठीक है, एक सीईओ भी होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। वो एक सेक्रेटरी की तरह से काम करता है, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर सलाह वगैरह देता है, एक सेक्रेटरी की तरह काम करता है। उसके बाद देखो कुछ पर्सन को स्पेशल इनवाइट भी भेजा जाता है, ठीक है। तो स्पेशल इनवाइट में क्या होता है, बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, जो भी फील्ड में, ठीक है, जिसमें प्लानिंग की जरूरत है, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट बंदे बैठे होते हैं, जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं, उनको बुलाया जाता है ताकि वो भी यहाँ पर अपना राय यहाँ पर दे सके। तो इन सारे मेंबर से मिलकर जो हमारा नीति आयोग है वो यहाँ पर बनता है और यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन के मीडियम से मैंने आपको क्या समझाया कि स्ट्रक्चर क्या होता है नीति आयोग का। तो सिंपली आपको आंसर भी यहाँ पर मिल गया होगा, ठीक है, आपको यहां पर आंसर भी मिल गया होगा कि गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, यहां पर जो चीफ मिनिस्टर्स हमारे हैं इनके पास अपना लेजिस्लेशन यहां पर है, तो यहां पर भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो इनको भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जहां पर अपना लेजिस्लेशन नहीं होता यूनियन टेरेटरी के पास, वहां पर वो गवर्नर उनको जो है मैनेज करते हैं, तो इसीलिए वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सभी के सभी मेंबर जो है गवर्निंग काउंसिल में आते हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्या है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। कभी बार इसी पे क्वेश्चन घुमा के डाल दिया जाता है कि कौन से मेंबर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, मेंबर होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पिलर्स ऑफ नीति आयोग। इसमें से हमारा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द पिलर्स ऑफ नीति आयोग। तो सबसे पहले पिलर्स ऑफ नीति आयोग के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो नीति आयोग है ना, ठीक है, जैसे घरों, हमारा घर होता है ना, उसके पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारे घर की बुनियाद जो है वो टिकी होती है। ऐसे ही जो नीति आयोग है उसके भी यहाँ पर 7 पिलर्स थे, ठीक है। और नीति आयोग का काम क्या था, इन 7 पिलर्स की हेल्प से यहाँ पर काम करना, मतलब ये इन एरियाज पे जो है फोकस करता था। क्लियर है। अब वो 7 पिलर्स कौन कौन से हैं उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर बातें हैं, तो आपने बताना है कि उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और कौन सी नहीं है। क्लियर है। तो पहला पिलर देखो हमारा क्या है, प्रो पीपल, ठीक है। यहाँ पर मैं टिक भी कर दूंगा। प्रो पीपल किसका नाम है, पिलर का नाम है, ठीक है, जो नीति आयोग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्रो पीपल क्या कहता है, ये क्या करता है, लोगों की जो नीड्स है, सोसाइटी की जो नीड्स है उनको अकम्प्लिश करता है, उसको पूरा करता है। तो प्रो पीपल में हम लोग क्या करते हैं, नीति आयोग क्या करता है, लोगों के बारे में सोचता है और उनकी नीड्स के बारे में सोचता है और उनको पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, करेक्ट। इस पिलर में यही काम किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर पिलर, पार्टिसिपेशन, ठीक है। पार्टिसिपेशन क्या कहता है, इट इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन। इस पिलर के माध्यम से जो हमारा नीति आयोग है वो क्या करता है, जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं, चाहे वो मेल्स हैं, चाहे वो लोअर कास्ट के, उन सभी को जो है पार्टिसिपेट करवाता है ताकि एक अच्छी यहाँ पर प्लानिंग हो सके और सभी की एक साथ डेवलपमेंट हो सके। तो ये भी हमारी क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, एम्पावरिंग, ठीक है। एम्पावरिंग, इट प्रोवाइड्स, एम्पावरिंग क्या है हमारा यहाँ पर पिलर है, इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, स्पेशली टू द यूथ ऑफ द कंट्री। यानी कि एम्पावरिंग पिलर क्या कहता है कि हमें अपनी जो कंट्री में लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, खास करके यूथ को। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो हमारा पिलर है वो कौन सा है, इक्वालिटी का पिलर है। क्या है हमारा यहाँ पर, इक्वालिटी का पिलर है। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा पिलर है हमारा, इक्वालिटी का। जो ये वाला स्टेटमेंट बोल रहा है ना कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ये जो है इक्वालिटी पिलर जो है प्रोवाइड करता है। एम्पावरिंग जो पिलर है उसका मेन काम क्या होता है, एम्पावरमेंट करने। किसकी एम्पावरमेंट करने,
वुमेन्स की, जो हमारी वुमेन्स है जो कि मेल के मामले में काफ़ी जो उनको कम सहूलतें मिलती हैं, तो उनको एम्पावर करना ताकि वो जो है यहाँ पर अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके देश की डेवलपमेंट है। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पिलर्स ऑफ द नीति आयोग। नेक्स्ट देखो क्या है? इंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट भी हम पढ़ लेते हैं इंक्लूजन। ये पिलर काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मेन काम क्या होता है? जो हमारे सिटीजन है, ठीक है, उनको यहाँ पर जो सिटीजन है उनको इंक्लूड करना है। किसमें इंक्लूड करना है? हमारे देश की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें इंक्लूड करना है, ताकि उनकी भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो, चाहे वो उनका जेंडर कोई सा भी हो, ठीक है, उनकी कास्ट कोई सी भी हो, वो यहाँ पर ध्यान नहीं रखनी है। तो इन पिलर्स के मीडियम से जो हमारा नीति आयोग है वो जो है सभी देश के जो वासी हैं, देश के सिटीजन है, उनकी ग्रोथ करने पे बात करता है। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द पिलर्स ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट देखो क्या है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग। अब देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करने के लिए, एडवाइस देने के लिए जो नीति आयोग है उसको काफी सारे यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो आपने यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि नीति आयोग परफॉर्म नहीं करता। फटाफट से इसका आंसर बता दिए। इसका आंसर क्या होगा? कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको नीति आयोग परफॉर्म नहीं करता? फटाफट से यहां पर बता दीजिए। पहला देखो क्या है, जब तक हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, आपने बताना है। पहला क्या है? पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये क्या करता है? एक पॉलिसी बनाता है, प्रोसीजर बनाता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको? हमारी गवर्नमेंट्स को, ताकि वो उसका यूज करके इकोनॉमिक प्लानिंग कर सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट देखो क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंपल में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में कॉपरेशन बैठाना, यानी कि उनके बीच में प्रॉपर यहाँ पर जब कोऑर्डिनेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही होती है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना नीति आयोग का मेन पर्पस होता है, जिसको वो टीम इंडिया हब की हेल्प से कर पाता है। तो ये भी हमारा फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। तो ये तो ऑब्वियस बात है, थिंक टैंक के तरीके काम करता है। नेक्स्ट क्या है? कंडक्टिंग इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हमारी इलेक्शन कमीशन है वो अलग से है। ठीक है, तो ये काम उसका नहीं है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी कहा था, वेरी गुड। ठीक है, 24th क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? कंडक्टिंग इलेक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग। क्लियर है आपको? ठीक है, तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता दिए कि आपको यहाँ तक क्लियर। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, छोटे से छोटा डाउट हो पूछो। क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन। इन दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 2018 नीति आयोग पब्लिश इज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया इंक्लूडिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स फॉर 2023 तक। दिस रिपोर्ट इज नोन है। ठीक है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखो, 2018 में जो नीति आयोग है उसने एक पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें जो है उसने एक स्ट्रेटजी बनाई कि अब इंडिया कैसे ग्रोथ करेगा, क्या क्या इंडिया को यहाँ पर काम करने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने 2022 और 23 तक क्या क्या यहाँ पर स्ट्रेटजीज फॉलो की जाएंगी उसके बारे में लिखा था। तो उस रिपोर्ट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। उस रिपोर्ट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? क्लियर है? रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या था? इसमें स्ट्रेटजी बताई गई थी जो कि 2022 और 23 तक जो है फॉलो करेगी इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी करते वक्त। क्लियर है? तो फटाफट से यहां पर आंसर बता दिए क्या होगा इसका। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपने यहां पर ध्यान रखना है। अब इसको 75 क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन जब ये लॉन्च किया गया था तो हमारे देश को आजाद हुए 75 ईयर्स जो है हो गए थे, तो इसीलिए इसको 75 का नेम दिया है। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको 75 क्यों कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट 26 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 डॉक्यूमेंट has 41 chapters are divided into 4 सेक्शन दे आर। ठीक है, वो 4 सेक्शंस क्या है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला देखो, ये जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है, उसका नेम तो आपको पता लगे, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्या होगा कि इस डॉक्यूमेंट में ना 41 चैप्टर्स थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में टोटल कितने चैप्टर्स थे। तो आंसर क्या रहने वाला? 41 चैप्टर्स, जिसमें आगे उन 41 सेक्शंस को भी जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो इस डॉक्यूमेंट को 41 चैप्टर्स 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया गया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इनमें से कौन से हमारे जो है यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, इनमें से कौन से हमारे जो है 4 पार्ट्स यहाँ पर हैं। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कौन से हमारे 4 पार्ट्स हैं। आंसर देखो हमारे यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, आंसर हमारा देखो क्या रहने वाला, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो ये हमारे 4 सेक्शन से जिसमें जो है अलग अलग स्ट्रैटेजी जो है बनाई गई थी हमारे देश के अलग अलग फील्ड्स को डेवलप करने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। अब एक एक करके इनका मीनिंग भी समझ लेते हैं। मीनिंग समझना जरूरी है। पहला देखो क्या है, ड्राइवर्स। ठीक है, ड्राइवर जो हमारा सेक्शन था जो उसमें मेनली फोकस किया गया था किस पे, एम्प्लॉयमेंट में, कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करनी है ताकि लोगों की जो इनकम है वो यहाँ पर इंक्रीज हो। तो मैं आपको हाईलाइट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया था। दूसरा फोकस किया गया था फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना है। क्या करना है, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना है। उसके बाद इनोवेशन पे फोकस करना है। किसके ऊपर, इनोवेशन पे फोकस करना है। ठीक है, साथ के साथ जो हमारी सनराइज इंडस्ट्रीज है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया सनराइज इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि अभी जो है शुरुआती दिनों में है और वो जो है ग्रोथ करने के उसके काफी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये 4 की हाईलाइट्स आपने ध्यान रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरा फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करनी है, तीसरा इनोवेशन और सनराइज इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो नाम से ही बता रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कई हाईवे प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर लॉन्च किए थे, नए नए रेल प्रोग्राम्स जो है लॉन्च किए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो सके। नेक्स्ट देखो क्या है, इंक्लूजन। इस सेक्शन में बात की गई थी लोगों की जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाना, मतलब कि लोगों में इन्वेस्ट करना, उनकी जो स्किल्स है उनको यहाँ पर बढ़ाना। तो इसमें मेनली फोकस किया गया था उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर नई नई इनोवेशंस यहाँ पर देनी है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। साथ के साथ उनकी हेल्थ पे भी ध्यान दिया गया, क्योंकि पर्सन की अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो वो कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो इसमें क्या है, नॉलेज पे फोकस, यहाँ पे देखो नॉलेज, दूसरा हेल्थ। हेल्थ के लिए यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था। जगह जगह पे हमारे जो है हॉस्पिटल्स यहाँ पर खोले गए थे ताकि लोगों को यहाँ लोगों की डेवलपमेंट की जाए, उनमें उनमें स्किल्स को यहाँ पर इंक्रीज किया जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट हुआ है गवर्नेंस। तो इसका मेन काम क्या था, मॉनिटर करना, जो पॉलिसीज हमने बनाई, जो स्ट्रेटजीज बनाई है, क्या वो सही से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट उसको सही से फॉलो कर रही है कि नहीं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो सही से पूरे हो रहे हैं कि नहीं, वो कौन देखता है, यहाँ पर गवर्नेंस। 4 सेक्शन में यहाँ पर लिखा था, प्रोसीजर बताए थे कि ये जो हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे इनको हमें पूरा कैसे करना है। ठीक है, इसमें तो हमारे प्रोसीजर जो है लिखे होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है गवर्नमेंट के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा द फर्स्ट सेक्शन ऑन ड्राइवर्स फोकस ऑन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर क्या है, फर्स्ट सेक्शन है, वो मेनली किस पे फोकस करता है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आपने बताना है कि किस पे फोकस करता है। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए। पहला देखो क्या है, एम्प्लॉयमेंट, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या, अपग्रेडिंग द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये भी फोकस था। नेक्स्ट क्या है, प्रमोटिंग सनराइज सेक्टर्स। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पर फोकस था। सनराइज इंडस्ट्री में हमारी फिनटेक आ रही है, टूरिज्म आ रही है, तो इनके ऊपर फोकस करना था। नेक्स्ट क्या, इन्वेस्टिंग इन कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो ये जो था वो नहीं था। ठीक है, इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया था। इसके लिए बनाया गया था इंक्लूजन। इसके लिए क्या बनाया गया था, इंक्लूजन बनाया गया था। तो ये 3, एम्प्लॉयमेंट, डबलिंग फार्मर इनकम, अपग्रेडिंग द साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, प्रमोटिंग सनराइज सेक्टर, ये हमारे 3 फोकसेस थे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पर आपने आंसर यहाँ पर किया नहीं। ठीक है, आंसर आपने किया नहीं, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पर किसी ने भी आंसर यहाँ पे जल्दी किया नहीं। ठीक है, अगर डाउट रहता है तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर मूव करेंगे जब डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डील्स विद द अर्जेंट टास्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन। ठीक है, कौन सी ऐसा हमारा सेक्शन था जो कि हमारे इंडियन सिटीजन की कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करने का काम करता था। पहला देखो, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, इंक्लूजन। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, इंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया देयर आर 3 की सोर्सेस ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर फंडिंग इकोनॉमिक प्लान्स, दीज आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो इकोनॉमिक प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको अप्लाई करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, फंडिंग करनी जरूरी होती है। ठीक है, हमने प्लान बना लिया कि हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हवा में थोड़ी डेवलप हो जाएगा, उसके लिए हमें पैसे चाहिए, तभी ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो जो गवर्नमेंट होती है, इंडियन गवर्नमेंट हमारी, उसके पास मेजर 3 सोर्सेस है जहां से वो इकोनॉमिक प्लानिंग को फंड कर सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कौन से ऐसे 3 सोर्सेस हैं। फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए।
पहले देखो क्या है डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज, दूसरा क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग, तीसरा क्या है फॉरेन असिस्टेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारे के सारे ही हमारे यहाँ पर सोर्सेज होते हैं। तो एक एक करके आंसर जानने से पहले मीनिंग समझ लेते हैं, मीनिंग समझना जरूरी है। पहला देखो क्या है डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज, ठीक है। डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज के मतलब क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका अपना पैसा, यानी कि वो जो पैसा यहाँ पर कमाती है। अब गवर्नमेंट पैसा कहाँ से कमाती है? हमसे टैक्स लेती है, ठीक है। टैक्स से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, उसके वो गवर्नमेंट बिजनेस भी करती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उससे जो प्रॉफिट आता है वो गवर्नमेंट के पास आता है, ठीक है। तो वो उस पैसे से जो है इकोनॉमिक प्लानिंग को फंड करती है। और एक और चीज बता दूं कि जो हमारा यहाँ पर डोमेस्टिक बजटरी सोर्स है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग को फंडिंग करने के लिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा डोमेस्टिक बजटरी सोर्स से लगाया जाता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से मेजर फंडिंग जो है वो की जाती है। तो आंसर क्या होगा? डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस। नेक्स्ट देखो क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग नाम से पता लग रहा होगा, जहां पर जो गवर्नमेंट है उसकी इनकम कम है और एक्सपेंसेस उसके ज्यादा, इकोनॉमिक प्लानिंग में पैसा बहुत लगता है, ठीक है। पर गवर्नमेंट के पास इतने रेवेन्यू नहीं होते, कुछ हद तक उसके पास है, उसने खर्च कर दिया, पर और भी पैसा चाहिए। तो उस केस में वो सहारा लेती है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। किसका सहारा लेती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का। इसमें बेसिकली वो क्या करते हैं? पब्लिक से लोन लेती है। क्या करती है? पब्लिक से लोन लेती है। अब पब्लिक से सीधा गवर्नमेंट लोन थोड़ी लेती है, उसको सिक्योरिटीज इशू करके लोन लेती है। उसके बाद आरबीआई से लोन लेती है ना। स्टेट गवर्नमेंट से भी वगैरह यहाँ पे लोन वगैरह ले लेती है, ठीक है, सिक्योरिटीज को इशू करके, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा यहाँ पर फॉरेन असिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर फॉरेन असिस्टेंस। डेफिसिट फाइनेंसिंग में सिंपली हम अब जो गवर्नमेंट है वो लोन लेके यहाँ पर फंडिंग करेंगे। फॉरेन असिस्टेंस में भी बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से बाहर, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज है उससे यहाँ पर पैसा लेंगे। इसमें मेनली हमारा कौन सा आ जाता है? वर्ल्ड बैंक आ जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसको वर्ल्ड बैंक से काफी ज्यादा यहाँ पे कंसेशनल रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन ले जाता है, मिल जाता है, जिसका वो यूज जो है डेवलपमेंट में करती है। क्लियर है? तो फॉरेन असिस्टेंस सिंपली फॉरेन गवर्नमेंट से यहाँ पर लोन वगैरह लेना। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ही हमारे की सोर्सेस है जहां से यहाँ पर हमारा फंडिंग की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग है। मतलब जब डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, वो कहां से फंड रेज कर सकती है। पहला देखो बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पब्लिक से बोरो कर सकती है। इसके लिए क्या करेगी? वो सिक्योरिटीज इशू करेगी, ठीक है। आपने सुना ना, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कैश मैनेजमेंट बिल्स हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं जो कि पब्लिक खरीदती है और पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है। उसके बाद विड्रॉइंग कैश बैलेंसेस हेल्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज आप लोगों को पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट के बैंक के तरीके से भी काम करता है, यानी कि जो नॉर्मल सर्विसेज हमें एक बैंक प्रोवाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सर्विस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना कुछ पैसा जो है एक्स्ट्रा, उसके पास जो सरप्लस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखती है, तो वो वहां से जो है विड्रॉ भी कर सकती है। नेक्स्ट क्या है? बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके ऑपोजिट जो हमारी गवर्नमेंट है वो बोरोइंग भी कर सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरोइंग भी कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव मतलब कि ये सारे के सारे ही है, ठीक है। तीनों तरीकों से जो हमारी गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग को फंडिंग कर सकती है डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंडर, ठीक है। तो यहां तक जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चंस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई-पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए।